चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि आखिर इक्विटी का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, जिसमें कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में सबसे पहले देखा था कि एक बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल आखिर क्या होता है। किसी भी चीज की आज की तारीख में कीमत, सिर्फ शेयर की नहीं, किसी भी चीज की आज की तारीख में कीमत क्या होती है, उससे मिलने वाले फ्यूचर के फायदों की आज की कीमत। इज दैट क्लियर? डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी मुझे कितना रिटर्न चाहिए, मुझे इतना रिटर्न चाहिए जितना बाकी जहां में इतनी ही रिस्क लेकर रिटर्न मिल रहा है। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, हम यहां पर ना मॉडल्स का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि तीन तरह के मॉडल्स होते हैं। एक तो होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। हम चाहें तो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है ना, इनका एक और नाम होता है, हम चाहें तो इन्हें प्रेजेंट वैल्यू मॉडल भी बोल सकते हैं। बिकॉज बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर के जो अमाउंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट्स प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, राइट। प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में दोस्तों दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और दूसरे हैं फ्री कैश फ्लोज मॉडल, राइट। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो मेनली किस पर कर रहे थे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और मैंने आपको बताया था कि एक शेयर होल्डर क्यों इतना गुस्सा हुआ कि उसने बोला मैं भी सिर्फ डिविडेंड के लिए ही पैसा दूंगा, क्योंकि आप मुझे शेयर खरीद कर कोई अधिकार देते ही नहीं हो, जस्ट राइट टू रिसीव द डिविडेंड। तो फिर मैंने भी क्या करना है, शेयर का प्राइस वही देना जो आपका डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, राइट। दोस्तों, इसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले ये वाला वर्जन, और ये वाला जो वर्जन है बहुत ही जेनेरिक वर्जन है। यानी जेनेरिक वर्जन इन द सेंस यहां पर लिखा है डिविडेंड कहां तक के, टी ईयर के, और उनकी डिस्काउंटिंग कर दो टी की 1 इज इक्वल टू, मतलब टी इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। बट द प्रॉब्लम विद दिस वर्जन इज कि आप इसको अप्लाई कैसे करो, मतलब सॉल्व करते हो कि सॉल्व थोड़ी ना होगा, कहां तक जा रहा है ये, इनफाइनाइट। तो हमने कहा चलो अब हम आखिर देखते हैं आखिर क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आ सकती। 1 ईयर होल्डिंग पीरियड में हम 1 साल तक शेयर होल्ड करेंगे, डिविडेंड प्लस प्राइस की 1 साल की डिस्काउंटिंग। मल्टीपल ईयर में हम 3 या 5 ईयर्स तक होल्ड करेंगे। सपोज 3 ईयर्स तक होल्ड करते हैं तो 3 ईयर्स तक का डिविडेंड और 3 ईयर का प्राइस, उन सबकी डिस्काउंटिंग फॉर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर्स। बट in real life situation the stocks have infinite life, right? In which case if we want to calculate their present value today, then we have got three cases, where case one is it's a constant dividend. If that's a constant dividend, then we calculate present value of perpetuity, simple A by R, यानी कि V0 value of the share today is equal to D upon KE। सर यहां पर आपने D0 D1 D2 ऐसा तो लिख, क्योंकि दोस्तों यहां पर अमाउंट कैसे है, कांस्टेंट है, तो इट डजंट मेक सेंस कि हम डिफाइन करेंगे वो D0 या फिर वो D1 है। इज दैट क्लियर? D is D here, राइट। लेकिन हाँ, अगर कांस्टेंट ग्रोथ है, मतलब एक जैसी रेट पर डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट पीवीजीपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है पीवीजीपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी इज इक्वल टू A1 बाय R माइनस G। क्योंकि अभी हम डिविडेंड्स की परपेचुइटी की डिस्काउंटिंग कर रहे थे, तो हमने A1 की जगह क्या लिख दिया, D1, और R की जगह क्या लिख दिया, K, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है माइनस ग्रोथ रेट, राइट। ये आ जाती है हमारी वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे, राइट। हमने इसका डेरिवेशन भी देखा, और डेरिवेशन में हमें कॉन्फिडेंस बना कि हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है और ये करेक्ट आंसर मुझे ला कर देगा। डेरिवेशन से हमें एक और बात पता चली कि ये इस फॉर्मूला में डिस्प्ले में दिखता तो सिर्फ क्या है, डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, लेकिन ये जो ग्रोथ रेट रहती है पकड़कर D1 को स्ट्रेच कर देती है कहां तक, इनफाइनाइट तक। और ये जो KE क्या करता है, वो उन सारे स्ट्रेच्ड डिविडेंड्स की क्या कैलकुलेट कर लेता है, प्रेजेंट वैल्यू, राइट। ओके दोस्तों, एक कुछ गहरी बातें हैं इस फॉर्मूले को लेकर जो हम यहां पर करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात, उसमें से एक बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, और वो ये है कि क्या V0 के अंदर D0 इंक्लूड होता है, नहीं होता है। V0 इज मेंट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1 टू D इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? D0 तो इसके अंदर नेचुरली तो नहीं आता है, आपको जोड़ना होता है, अलग से जोड़ लो, राइट। दोस्तों, इसके बाद कुछ और बातें जो हम यहां पर करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी लग सकता है जब आपकी ग्रोथ रेट कैसी है, कांस्टेंट। बाय चांस अगर आपकी ग्रोथ रेट चेंज हो रही तो खत्म हो गया, फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, फिर उसके केस में हमें कुछ और जुगाड़ लगानी पड़ेगी, राइट। ओके, इससे पहले कि वो क्या है और जुगाड़, उस पर जाएं, इससे पहले कि ये समझें कि वो जो KE मस्ट बी ग्रेटर देन G वाला अजम्पशन मिस्टर गॉर्डन्स ने लिया था, उसको समझे वो कितना लॉजिकल है, कितना इलॉजिकल सा अजम्पशन है। उससे पहले हम यहाँ पर एक दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हम D1 कैसे पता कर सकते हैं, मतलब आप कंपनी के फोरकास्टेड डिविडेंड कैसे पता कर सकते हैं। ये शायद आपने और मैंने डिस्कस कर लिया था कि फोरकास्टेड डिविडेंड के लिए अगर कंपनी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी
बता रखी पब्लिक को दैट दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, राइट। तो फिर इन्वेस्टर्स वो पॉलिसी पढ़ सकते हैं और उसके बेसिस पर एक अंदेशा निकाल सकते हैं कि इतना डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, राइट। वैसे भी वैल्यूएशन जो है उसके अंदर चीजें प्रोबेबिलिस्टिक, एस्टिमेटेड, ये प्रोजेक्टेड आती है, राइट। दूसरा तरीका डिविडेंड को निकालने का ये हो सकता है कि हम ना हिस्टोरिकली देख लें कि आखिर डिविडेंड का ट्रेंड कैसा चल रहा है। जब आपको हिस्टोरिकली डिविडेंड का ट्रेंड पकड़ में आ जाएगा तो आप उसी ट्रेंड को आगे स्ट्रेच कर दोगे और निकाल लोगे कि ये एक पैटर्न लग रहा है हमें डिविडेंड के अमाउंट का, राइट। दोस्तों ये होता है किसको पता करने का तरीका, डिविडेंड को पता करने का तरीका। कई बार कंपनीज का मैनेजमेंट पता है क्या करता है, खुद ही आकर बता देता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू पे अ डिविडेंड बिटवीन 10 to 12 रुपीज इन द कमिंग ईयर। तो इससे एनालिस्ट लोगों को एक बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है कि मैनेजमेंट खुद ही कमेंट्री में कह रहा है कि 10 से 12 रुपीज के बीच में एनीवेयर वो इस बार डिविडेंड देने का सोच रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अगेन दोस्तों, एज एन एनालिस्ट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर वो मैनेजमेंट कितना ट्रस्टवर्दी है, कहीं वो झूठे वादे तो नहीं कर रहा है, ज्यादा डिविडेंड का अमाउंट बताकर और शेयर की प्राइस में जंप ले आए और खुद का शेयर बेचकर बाहर चला जाए। तो अगेन इसलिए मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी, मैनेजमेंट कितना गुडविल रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो एज एन एनालिस्ट अगर आपको पता है टीसीएस कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है इंडिया में, इन्फोसिस कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा था, ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट ज्यादा बनेगा और कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ यार उन्होंने बोला है, मतलब विद रीजनेबल एक्यूरेसी वी कैन सी कि जो वो बोल रहे हैं वैसा होगा। मतलब एनालिस्ट लोग क्या करते हैं, एक पूरा लॉग मेंटेन करते हैं कि मैनेजमेंट ने अभी ये कमेंट दिया है, फिर उसको कुछ समय बाद लिखते हैं कि जो मैनेजमेंट ने वादा किया था उसमें से कितना पूरा हो गया। सपोज मैनेजमेंट ने बोला कि नेक्स्ट ईयर हमारी ग्रोथ रेट रहेगी 15 से 20% के बीच में, तो एक एनालिस्ट क्या करेगा, एक लॉग मेंटेन करेगा, परफॉर्मेंस ट्रैकर मेंटेन कर लेगा, जिसमें यहां पर वो बोलेगा मैनेजमेंट कमेंट्री और इसके पड़ोस में कॉलम बनाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस डेट के साथ। इस डेट को मैनेजमेंट ने बोला था, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा, और फिर वो देखता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो बोलता है वैसा होता भी है या नहीं, या मैनेजमेंट जितना बोलता है उसका कितना परसेंट गोल अचीव करता है, 70%, 80%। इससे एक एनालिस्ट को क्या पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि हम तो 15 रुपीज का ईपीएस कमाने वाले हैं, एनालिस्ट अपना ट्रैक निकालेगा पुराना वाला और बोलेगा मैनेजमेंट जो बोलता है उसका रफली 80% के आसपास ही अचीव कर पाता है। तो एनालिस्ट अपने वैल्यूएशन मॉडल में 15 रुपीज के अर्निंग्स को नहीं इनकॉर्पोरेट करेगा, उसके 80% को इनकॉर्पोरेट करेगा, राइट। दोस्तों एक और डिस्कशन हम यहां पर करना चाह रहे हैं और वो है रिलेटेड टू केई, और एक और डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू जी। केई हम कैसे पता करेंगे, तो इसका मतलब ये 2-3 तरीकों से पता किया जा सकता है और ये हम ऑलरेडी केई कैसे पता करेंगे ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक तरीका होता है CAPM, केई इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। दूसरा एक और तरीका होता है कि आप ये देख लो कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो बॉन्ड चल रहा है उस बॉन्ड पर कितना यील्ड मिल रहा है ना, और प्लस इसके अंदर रिस्क प्रीमियम ऐड कर दो, क्योंकि जब कंपनी का बॉन्ड इतना रिटर्न दे रहा है तो कम से कम उसके इक्विटी को तो इतना रिटर्न देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं उस कंपनी के बॉन्ड में लगा दूंगा ना पैसा। और क्योंकि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग सर्टेन रिस्क, सो दे आर गोइंग टू ऐड सम एड हॉक रिस्क प्रीमियम। इट कुड बी 3%, इट कुड बी 5%, अगेन वो डिपेंड करता है कि आपको एनालिस्ट को क्या फील आ रहा है कि कितनी रिस्क है इस कंपनी के इक्विटी में, राइट। कभी कभी अगर किसी कंपनी का बॉन्ड ही नहीं हो, मान लो वो कंपनी है जिसका बॉन्ड ही नहीं है, या बॉन्ड तो है बट वो पब्लिक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा है, तो फिर उस बॉन्ड का बॉन्ड यील्ड नहीं निकलेगा। तो फिर इस केस में तीसरा तरीका ये होता है कि वैसी ही दूसरी कंपनीज के बॉन्ड पर क्या यील्ड मिल रही है, उनके सिमिलर कंपनीज के बॉन्ड यील्ड उठाओ और उसमें क्या जोड़ दो, रिस्क प्रीमियम। यहां रिस्क प्रीमियम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एडहॉक एडिशन ना तो सर उस कंपनी का बॉन्ड है ना उसके जैसी दूसरी कंपनीज का बॉन्ड है, मतलब सर बॉन्ड यील्ड अवेलेबल नहीं, अभी क्या करने का। तो फिर इस केस में सबसे आखिरी रास्ता होता है हम गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड ले लो और उस पर रिस्क प्रीमियम ऐड कर दो। जैसी बात है उस पर हम थोड़ा ज्यादा रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे एज कंपेयर टू जब उसी खुद की कंपनी या उसके जैसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड यील्ड पर ऐड करते। तीसरा एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि अगर इतनी ही रिस्क में कहीं और लूं तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, मुझे तो उतना रिटर्न चाहिए। मतलब अल्टीमेटली केई सिंपल, केई क्या है मैं तो आपको यही बता चुका हूं कि केई क्या इन्वेस्टर की सोच है कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, बस मुझे इतना रिटर्न चाहिए, दैट क्लियर। सो केई सिंपल, मुझे कितना रिटर्न चाहिए। अब वो आप कैसे भी फिगर आउट कर लो कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए। अब जनरली स्पीकिंग इंसान क्या बोलेगा, ज्यादा रिस्क म्हणजे ज्यादा रिटर्न,
तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी कैलकुलेशन वाला मॉडल होना चाहिए उसके अंदर क्या आना चाहिए, रिस्क का एलिमेंट आना चाहिए, जो सीएपीएम के अंदर आता है, जी हाँ आता है। बॉन्ड यील्ड प्लस वो रिस्क प्रीमियम वाले तरीके में आता है, जी हाँ आता है। इज दैट, बाकी इसके अलावा कोई सा भी तरीका जो रिस्क को इनकॉर्पोरेट करता हो फॉर कैलकुलेटिंग के, वो सारे तरीके वैलिड है, राइट। ओके, एक और डिस्कशन दोस्तों हमें करना है, हमें आखिर ये कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ रेट आखिर कितनी होने वाली है ना। ओके, तो दोस्तों ग्रोथ रेट्स कुछ तरीके होते हैं हमारे पास पता करने के। सबसे पहला तो होता है मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट हर बार क्या करता है, जब भी वो रिजल्ट अनाउंस करता है ना, तो आगे की फ्यूचर गाइडेंस दे देता है, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ से 15 to 18% इन द नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ऐसा करके हमें एक आइडिया लग जाता है। अगेन वही कि मैनेजमेंट जो बोलता है वो उसका कितना पूरा कर पाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसके लिए एक एनालिस्ट क्या करता है, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दोस्तों कई सारी ऐसी कंपनीज हैं दुनिया में जो ज्यादा ग्रोथ के लालच में इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर गई है कि अब उनसे संभल नहीं रहा है और दे आर कमिंग ऑन बैकफुट, राइट। यानी क्या होता है कि कुछ कंपनीज के एम्बिशियस ग्रोथ के टारगेट होते हैं। क्या बोल दिया मैंने वर्ड, एम्बिशियस ग्रोथ, मतलब वो जितना सस्टेन नहीं कर सकते ना ग्रोथ, उससे ज्यादा स्पीड से ग्रो करते हैं। आप इसको रियल लाइफ में सोचो कि अगर आप एक साथ, अभी आप सीएफए कर ही रहे हो, आपने कहा यार अपने सर तो सीए भी और सीपी, अपन एक काम करो अपन सीपीए भी कर लो, और तो दैट इज लाइक एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट की सब कर लो, सब करने में सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है। वैसे ही एक कंपनी जो बहुत तेजी से ग्रो करना चाहती, तेजी से कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बनाएगी, नए प्रोडक्ट्स, नई ज्योग्राफीज, और हो सकता है वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा और पता चला इतना सारा का जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है वो वर्थ इट ना रहे, राइट। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। क्या बोल दिया, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, यानी आखिर इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए ये कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है, कितनी नहीं ग्रोथ ये सस्टेनेबल मैनर में कर सकती है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब होता है यह वह ग्रोथ रेट है जो कंपनी लॉन्ग रन तक भी लेकर जा सकती है, एग्जैक्टली। तो दोस्तों आखिर ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, या फिर इसको सिंपली ग्रोथ रेट भी कहते हैं, वो हम आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं आखिर ग्रोथ रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। So there is a very simple formula to calculate growth rate. Growth rate is equal to RR into ROE, या फिर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस DPR डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू ROE, है ना। इससे पहले कि दोस्तों ये फॉर्मूला आया कैसे उसके बारे में हम डिस्कस करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, राइट। सो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सपोज करें कि एक कंपनी का अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है सपोज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो होता है ना डिस्क्लोज, नेट इनकम हो गई। ये नेट इनकम से भी एक नीचे का नंबर हो गया। नेट इनकम में से अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड माइनस कर दोगे, नेट इनकम में से अगर आप प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर दोगे तो क्या आ जाता है, अर्निंग्स दैट इज अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग नहीं है ना। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, तो दोस्तों एक बार इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से क्या माइनस करते हैं, चलो क्या आ जाएगा, फिर अब ये जो आ जाएगा ये, इसे हम ऑल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं, नेट इनकम, राइट। दोस्तों जिनसे डिबेंचर से पैसा लिया था उनको तो हम ब्याज दे चुके हैं, ओके, लेकिन जिनसे हमने प्रेफर्ड स्टॉक के फॉर्म में पैसा रेज किया था अभी उन्हें देना बाकी, तो हम ईएटी में से क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो नंबर बचता है उसे हम कहते हैं ईएईएस, यानी अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन इक्विटी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। ये जो अर्निंग अवेलेबल होती है ना, इसके दो हिस्से होते हैं, इसमें से एक हिस्सा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया जाता है और बचा हुआ हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रख लिया जाता है। तो मैंने जो अभी आपको नंबर दिया वो रिटेन्ड अर्निंग का दिया, डिविडेंड का दिया, या मैंने तो अभी ये ग्रॉस नंबर दिया आपको, ग्रॉस नंबर जो उनके लिए अवेलेबल है। अभी ये डिसीजन लेना बाकी इसमें से कितना बांटेंगे और कितना रखेंगे, ठीक है। सो ईएईएस आ गया हमारा $500,000। सपोज करें कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स, ओके। सपोज करें कि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है 30%, और सपोज करें कि हमारा शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर फंड,
या फिर हम बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है सपोज, ओके, एन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, ये है 4 मिलियन है ना, ओके। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट। अब आपको इस इंफॉर्मेशन की मदद से ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर देनी। दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं, हमें क्या चाहिए, आरआर रिटेंशन रेशियो, और दूसरा क्या चाहिए, आरओई। जब आंखों के सामने बोला है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 30%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है, का मतलब है कि हम जितना भी कमाते हैं उसका 30% हम बांट देते हैं, मतलब रिमेनिंग 70% हम रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा G इज इक्वल टू आर आर इंटू आर ओ ई, और इसमें आर आर की जगह पर आ जाएगा 0.70 मल्टीप्लाइड। अब एक ही चीज हमें पता करनी है यहाँ पर, क्या, आर ओ ई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी आखिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन वर्ड्स को फील करना, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी के पैसों पर कितना रिटर्न कमाया। तो दोस्तों यहां पर इक्विटी में इक्विटी के पैसे हमने कितने लगवाए हैं, ये लगवाए $4 मिलियन हमने लगवाए हैं, यस। और ये $4 मिलियन लगवाकर कमाए कितने हैं, है ना, $500,000 हमने कमाए हैं, ओके। तो अल्टीमेटली यहां पर आरओई का फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये एक्चुअली मैं रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ओके। तो यहां पर EAES आ जाएगा, मतलब वो एक्चुअली 0.125 आएगा, है ना, 12.5 आएगा, इंटू 100 करो ना सर आपके कैलकुलेटर में, 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आता है आंसर 12.5%, मतलब वो इंटू 100 यार, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए ना। आगे हमारा आंसर रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.5%, और 8.75% आती है ग्रोथ रेट। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला एंड हाउ वी कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। But the question is, why is G is equal to RR into RA? I mean, how come किसी ने भी आके उठा के बोल दिया फॉर्मूला ये फॉर्मूला, और ठीक है हमने मान लिया कि हाँ ये है फॉर्मूला, राइट। क्यों आखिर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आर आर इंटू आरओई? तो इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के हमारे पास दो तरीके। सबसे पहला तो ना हम इंट्यूटिवली सोच सकते हैं कि हाँ यार यही तो ग्रोथ होगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। सही बात है ना, अगर मुझे बिजनेस में ग्रो करना है तो मुझे पैसा तो बिजनेस के अंदर छोड़ना पड़ेगा, है ना। बाय चांस अगर आपका किसी का बिजनेस बैकग्राउंड हो तो वो जानते होंगे कि यार घर पे पापा बोलते होंगे यार पैसे बिजनेस में लगेंगे, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस तरक्की करेगा। अगर आप बिजनेस से जो कमा रहे हो वो पूरा पूरा अगर आप बाहर निकाल लोगे तो बिजनेस में यू विल बी लेफ्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द बिजनेस टू ग्रो। यानी एक कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि बॉस ग्रोथ करने के लिए रिटेंशन बहुत जरूरी है, और रिटेन करने के बाद उन पैसों पर मैं कितना रिटर्न कमाऊंगा वो अल्टीमेटली क्या डिटरमाइन करेगा कि मेरी ग्रोथ रेट आखिर कितनी है। इज दैट क्लियर? ओके, ये हुआ एक तरीका इसको बताने का। इंट्यूटिवली हमने फील ले लिया कि हाँ यार मतलब ये लग रहा है, मतलब ये सही लग रहा है, राइट। अगर हम इसको और ज्यादा डेप्थ में देखें, यानी हम इसे नंबर्स के साथ प्रूव करना चाहे तो देखना कैसे करेंगे। ओके, सपोज करो दोस्तों कि मुझे कुछ बिजनेस लगाना था, है ना, और मुझे बिजनेस लगाने के लिए मुझे कैपिटल की जरूरत थी। मैंने आपको अप्रोच करा एज एन इन्वेस्टर्स, मैंने बोला यार कुछ बिजनेस प्रपोजल्स हैं मेरे पास जिसमें कि मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं आपसे फंड रेस करना चाहता हूँ। आपने बोला सर कितना फंड रेस? मैंने बोला बस $1000, मुझे $1000 दे दो। आपने $1000 मुझे दे दिया, राइट। मैंने उस $1000 को बिजनेस में लगाया, पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ मैंने बिजनेस करा। मेरा जो बिजनेस है ना वो मुझे 12.5% रिटर्न देता है। यानी अगर आज मैंने आपसे $1000 लिए हैं तो मैं उसको बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं कितने डॉलर्स कमा लूंगा? $125 कमा लूंगा, क्योंकि मेरा जो रिटर्न मिलता है, मैं जो इक्विटी का पैसा लगाता हूं उस पर मैं कितना रिटर्न कमाता हूं? 12.5%, राइट। सो मैंने कितने कमा लिए? $125। जैसे ही दोस्तों एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने $125 कमाए, मैंने आपको सीधा उठाकर फोन कॉल करा, मैंने कहा यार बधाई हो, आपने जो $1000 दिए थे वो मैंने बिजनेस में लगाए थे, और कितने डॉलर कमा लिए? $125 अपन ने कमा लिए। अगले ही क्षण आप एकदम मेरे सामने प्रकट हो गए। आपने कहा सर लाइए वो $125, हमने ही पैसे लगाए थे एज एन इक्विटी, और आप बोल रहे हैं कि आपने हमारे पैसों पर कमाया है तो सारा सारा रिटर्न हमें मिलना चाहिए $125। मैंने वो $125 आपको हैंड ओवर कर दिए।
अब आप बताइए, अब बिजनेस करने के लिए आई एम अगेन लेफ्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ $1,000। अब मैं इससे अगर फिर से बिजनेस करूंगा नेक्स्ट ईयर में, तो अगेन मेरा रिटर्न कितना है? 12.5%। अगेन आई एम गोइंग टू मेक $125। मैंने इस बार फिर से आपको कॉल किया, मैंने कहा वो आपने जो पैसे दिए थे उस पर मैंने $125 फिर से कहा। आपने कहा क्या सर, कोई ग्रोथ व्रोथ तो करते ही नहीं, और पिछली बार भी $125 ही कमाया था, इस बार भी कितने ही कमा रहे, कोई ग्रोथ व्रोथ कहाँ? मैंने कहा भाई वो जब तुम सारा ही ले जाओगे तो मैं तो बिजनेस में मतलब उसे बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगा ना यार। जहां पर मैं साल की शुरुआत में था, साल के दौरान जो कमाया सब आपको दे दिया, तो अल्टीमेटली मैं तो बैक टू स्क्वायर वन हूं। तो मेरा तो अल्टीमेटली कभी ग्रोथ ही नहीं होगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, बिना सर के पास पैसा छोड़े ग्रोथ। आपने वापस से दोस्तों फ्लैशबैक में आ गए, है ना। फर्स्ट ईयर की बात है, $1,000 मैंने लिए थे आपसे शुरुआत में, कमाए कितने? $125। फ्लैशबैक में आ गए, अभी आपको एकदम समझ में आ गया। $1,000 लिए मैंने आपसे, उस पर 12.5% कमाया। कितना कमाया? $125। मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा आपके पैसों पर मैंने $125 कमाए। आप मेरे सामने प्रकट हुए एकदम से और आपने कहा सर हम समझते हैं कि अगर हम सारा सारा ले गए तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। सर आपके हिसाब से देख लीजिए, आपको जितना देना है दे दीजिए, जितना आपको बिजनेस में लगता है आप लगाइए। मैंने बोला देखो यार, जो कमाया है ना $125, उसका 30% तक मैं आपको पे आउट कर सकता हूं, बाकी पैसा अगर अपन बिजनेस में लगाएंगे फायदा होगा। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, इसका 30% दे दो। $125 का 30% कितना होता है? $37.5 आपने ले लिया, है ना। अब डेटा याद रखना पड़ेगा। अर्निंग अपनी फर्स्ट ईयर में है $125 और आपका डिविडेंड कितना है? $37.5। दोस्तों जो $125 थे ना, उसमें से मैंने आपको कितना दे दिया? $37.5 दे दिया, यानी आई एम लेफ्ट विथ $87.5। यस। अब मेरे पास देखना बिजनेस करने में कितना मजा आएगा। मेरे पास एक तो $1,000 होंगे ही होंगे, प्लस $87.5 भी हैं। यानी अब मैं जो अगले साल सेकंड ईयर बिजनेस करूंगा वो $1087.5 से करूंगा। तो अब मैं उस पर कितना परसेंट कमाऊंगा? कैलकुलेटर से दोस्तों आंसर दीजिए। 1087.5 इंटू 0.125 यानी 12.5% कितना आता है? 135.94 कमाया। अब इस बार जैसे ही मैं नहीं अभी कुछ करना नहीं है। अब जैसे ही मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा खुशखबरी है, इस बार हमने कितने कमाए हैं? 135.94। आप बोलेंगे वाह सर ये तो तरक्की कहलाएगी। मैंने कहा बिल्कुल बेशक, क्योंकि पिछली बार कितने कमाए थे? 125 और इस बार कितने कमाए हैं? 135.94। यही तो तरक्की है, विकास। तो दोस्तों कितने डॉलर का विकास हुआ है? अरे कितने डॉलर की तरक्की हुई है? $10.94 की तरक्की हुई है ऑन द बेस ऑफ 125। आप मुझे बताइए कितने परसेंट की ग्रोथ है? 8.75% की ग्रोथ रेट है। ये वही तो है आंसर। मैं तो डेटा भी वही यूज कर रहा हूं, ROE इंटू 70% रिटेंशन रेशियो, और असली में हमने प्रूव कर दिया ना कि देखो यही तो आ रही ग्रोथ रेट। इनफैक्ट ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको डिविडेंड कितना दिया था? $37.5। इस बार मैं जब आपको डिविडेंड दूंगा तो मैं इसका 30% पे आउट करूंगा, यानी कितने डॉलर दूंगा डिविडेंड? 135.94 का 30% 40.78 दूंगा। आप बोलेंगे अरे वाह, ये जो विकास तो है, विकास तो हमारे घर भी आ गया। $37.5 की जगह इस बार कितने डॉलर का डिविडेंड है? $40.78। मतलब कितना? $3.28 की तरक्की हुई ना। ये $3.28 मतलब कितनी प्रतिशत में तरक्की? अगर आप डिवाइड करेंगे $37.5 यू विल गेट 8.75%। यानी डू यू एग्री कि हाँ ये जो फॉर्मूला है ये लॉजिकल है। अब दोस्तों मैं बातों के साथ खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इससे आगे भी कंटिन्यू कर लूंगा ना तो ग्रोथ रेट वही आएगी। मतलब जो रिटेन करूंगा उसको जोड़ लेंगे, फिर नई कमाई कमाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ यू एग्री विद दिस फॉर्मूला G इज इक्वल टू RR इंटू ROE। इज दैट क्लियर? ये सर इस फॉर्मूले का मीनिंग है कि हर साल ग्रोथ रेट इंक्रीज होती जाएगी क्या? नहीं, अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। ग्रोथ का परसेंटेज सेम रहेगा, ग्रोथ का अमाउंट चेंज होता जाएगा। बट व्हाट एक्चुअली ग्रोथ तो इंक्रीज ही कहीं। मैंने कहा बोला ग्रोथ एक मिनट, ग्रोथ और इंक्रीज में फर्क क्या है पहले तो ये बताओ। ग्रोथ खुद ही इंक्रीज है, ग्रोथ रेट इंक्रीज ही कहाँ हुई? हाँ यहां पर ग्रोथ रेट इंक्रीज ही नहीं, समझ गया? यहां पर तो ग्रोथ रेट कितनी आ रही है? 8.75%। यानी आप बिल्कुल मस्ती से अपना बिजनेस चलने दो, जो आप कमा रहे हो उसका एक निश्चित प्रतिशत आप अपने शेयर होल्डर्स को दे दो, बचाओ आप रख लो, उससे कर लो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर से बांट दो, फिर से कर लो। मतलब एक बिजनेस स्टेबिलिटी पर चल रहा है। सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 8.75%, है ना।
आपने डाउट पूछा सर ग्रोथ रेट कैसे चेंज होगी, मतलब जो आप नहीं वो पहले कह रहे थे कि शुरू में कुछ साल अलग ग्रोथ रेट और बाद में नहीं, तो वो ये मॉडल ही नहीं है पहले तो अभी, है ना। उस केस में तो ग्रोथ रेट इससे नहीं निकलेगी, उसमें कुछ और होगा, है ना। ओके, दूसरा आप ये डाउट बोल रहे हैं कि सर ये जो G इज इक्वल टू आर आर इंटू ROE हमने इससे फॉर्मूला से कैलकुलेशन किया है, इस ग्रोथ रेट के फॉर्मूला में कुछ अजम्पशंस हैं। जी हाँ, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, इसमें बहुत सारे अजम्पशन है, मैं सारे अजम्पशन पर नहीं जाऊंगा, आपके जो काम के अजम्पशन है वो आपको बोल देता हूं। सबसे पहला ये कि आपके पे आउट रेशियोज कांस्टेंट है, क्योंकि जहां आपने पे आउट रेशियो चेंज करा वहां आपके रिटेंशन चेंज हो जाएंगे और ग्रोथ चेंज हो जाएंगे, इज दैट क्लियर। दूसरा ये कि आपका ROE भी कौन सा, मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस में रिटर्न बढ़ गया और बिजनेस में रिटर्न कम हो गया, बिजनेस का रिटर्न कांस्टेंट है, इज दैट क्लियर। नहीं, जैसे अगर आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा ली अपनी, तो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से ROE बढ़ जाएगा, और ROE बढ़ेगा तो फॉर्मूले के हिसाब से ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगी। तो अगेन अजम्पशन ये कि आपका ROE कांस्टेंट रहेगा, इज दैट क्लियर। ओके, तो ये प्रैक्टिकली मॉडल सही नहीं है, ये सही है मॉडल मैच्योर बिजनेसेस के लिए जिसमें बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का स्कोप नहीं रहता है, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का स्कोप नहीं रहता है। तो फिर ऐसे केस में मतलब शांत समुंदर है तो फिर ये फॉर्मूला चलेगा, G इज इक्वल टू RR इंटू ROE। और वैसे वो मॉडल ही शांत है ना यार पूरा, कि आप कैसे कर रहे हो, कोई उछल कूद नहीं कर रहे हो, आप एक जैसी रेट से ग्रो हो रहे हो, इज दैट क्लियर। जैसे ITC हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, है ना। ओके, प्रैक्टिकल मॉडल मतलब ये प्रैक्टिकल तो है, ये कांस्टेंट कंपनी उसके लिए, तो आ रहे हैं ना अपन उस पे, आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं उस पे। मतलब आप बस यही समझना चाह रहे हो कि सर बाय चांस मान लो कि कोई ऐसी कंपनी जो अलग रेट से ग्रो हो रही है, तो फिर तो वो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है ना, अभी तो अपन ने यही पढ़ा है कि कांस्टेंट रेट से ग्रो हो तो फिर आखिर क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यार अगर आपको बाइक चलाना सिखाएंगे तो पहले खाली रोड पे ही सिखाएंगे, फिर ट्रैफिक में ले जाएंगे, फिर कटबाजी सिखाएंगे, वैसा राइट। तो अभी तो अभी हमने बस ये देखा है कि, है ना, हाँ, तो अभी हमने ये देखा है कि आखिर अगर चीजें कांस्टेंट हो तो फिर उसको किस तरीके से पता किया जाए। ओके, अब दोस्तों ये जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला अजम्पशन है ना, ये तभी अप्लाई होता है यहां पर जब सारी चीजें कैसी चले, कांस्टेंट, यानी रिटेंशन रेशियोज एक जैसे हो, ROE एक जैसे हो, तो फिर ये वाला मॉडल लग सकता है। ओके, अगर दोस्तों अब यहां पर हम कुछ कुछ सिचुएशंस बना रहे हैं, है ना। अगर आप एक ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हो जिसका कहना है कि हम तो शुरू के अगले 2-3 साल तो हमारी सुपर डुपर ग्रोथ रेट रहेगी, मतलब अभी तो हमारा बिजनेस का ग्रोथ फेज शुरू हुआ है, मतलब अगले 2-3 साल तो आप बात ही मत करो, 30-30, 40-40%, 30-40% की ग्रोथ रेट रहेगी। हाँ, उसके बाद जरूर एक पॉइंट पर हमारी तरक्की को देखकर बाकी कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में कूद जाएंगे, जिससे कि फिर मार्केट एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास नहीं रहेगा और फिर हमारी ग्रोथ रेट थम जाएगी और एक पॉइंट पर आकर बिजनेस मैच्योर हो जाएगा, तो हर कोई अपना अपना मार्केट शेयर लेकर बैठेगा और एक जैसी रेट से ग्रो करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो मॉडल है ये तो क्या मानता है कि बिजनेस एक जैसी रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि रियल लाइफ की सिचुएशन ये है कि बिजनेस एक जैसी रेट से ग्रो नहीं करते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को फेस करते हैं। हमने जस्ट इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक बिजनेस लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है जो खुद ही ये कहता है कि शुरुआत में आपकी ग्रोथ रेट्स ज्यादा होती है और फिर उसके बाद जरूर एक पॉइंट के बाद आपकी ग्रोथ रेट कम हो सकती है, मतलब फिर 2-3-5% आपकी ग्रोथ रेट रह जाएगी। तो क्या वो सिचुएशन ये मॉडल हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पर, केस नंबर 3, केस नंबर 3 विच इज मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल। यानी अब सिंगल स्टेज ग्रोथ नहीं, मतलब एक जैसी ग्रोथ नहीं है, अब क्या है, मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल, राइट। अब दोस्तों ये जो मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल है, मैं ये समझाऊं उससे पहले अब वो घड़ी आ गई कि आप और मैं डिस्कस कर लें कि मिस्टर गॉर्डन्स ने जो सन 1962 में अजम्पशन लिया था के ई मस्ट बी ग्रेटर देन, जी जी जी, के ई मस्ट बी ग्रेटर देन, जी, वो सही अजम्पशन है या फिर वो गलत अजम्पशन है। तो मैं वापस से पहले उस अजम्पशन को दोहराता हूं और फिर आपको मैं मल्टीपल स्टेज मॉडल पर लिए चलूंगा। ओके, उनका अजम्पशन था कि दोस्त के ई मस्ट बी ग्रेटर देन जी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना मेरे मॉडल की बैंड बच जाएगी।
क्योंकि मेरे मॉडल में अगर के आपका छोटा पड़ गया और ग्रोथ रेट ज्यादा हुई तो आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा और अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द शेयर नेगेटिव हो जाएगी और जनता बोलेगी अरे ये क्या आपका तो मॉडल उल्टा काम कर रहा है। जबकि किसी बिजनेस की अगर ग्रोथ रेट हाँ बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। मेरी बात समझेगी नहीं। सपोज करो कि D1 है $1.10, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आज। के कितना है 0.12 और ग्रोथ रेट अगर 5% है तब तक ये कुछ ना कुछ वैल्यू ला कर देगा। ग्रोथ रेट आपने अगर 6% कर दी तो ये वैल्यू बढ़ा देगा। डू यू एग्री? क्योंकि ग्रोथ रेट अगर बढ़ गई ना तो नेट डिनोमिनेटर तो कम हो गया, नेट डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। और यही ग्रोथ रेट अगर आपने 10% कर दी तो वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा, 11% कर दी तो वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा, और अगर आपने इसको 12% कर दिया तो वैल्यूएशन इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर आपने 13 कर दिया तो गुप्त से ये वैल्यूएशन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो मजाक हो जाएगा मेरे मॉडल के साथ। तो उन्होंने एक असम्पशन ले लिया। क्या असम्पशन ले लिया कि बच्चों ये मेरा मॉडल प्लीज तभी लगाना नहीं तो मजाक बनकर रह जाएगा मेरे मॉडल का, दैट के मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, है ना। सपोज करो कि ग्रोथ रेट 5% है, के 12%, मॉडल लग जाएगा। यस ऐसे जनरली बताओ आपकी के की रेंज क्या होती होगी? जनरली 10 से लेकर 25% के बीच में आता होगा के। यानी ये मॉडल कह रहा है कि जो आपकी ग्रोथ रेट आनी चाहिए वो हमेशा कैसी आनी चाहिए? लेस देन 25%। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि ये जो मॉडल का अजम्पशन है कि ग्रोथ रेट 25% से कम ही आनी चाहिए, दोस्तों ये जो अजम्पशन है ये प्रैक्टिकली करेक्ट है अजम्पशन या ये प्रैक्टिकली इनकरेक्ट है अजम्पशन? ये प्रैक्टिकली इनकरेक्ट है अजम्पशन। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इनकरेक्ट हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली जो मिस्टर गॉर्डन्स ने अजम्पशन लिया है ना वो बिल्कुल सही है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि बिजनेस 25% से ज्यादा रेट पर ग्रो कर सकता है। अरे करते हैं यार, बिजनेस तो ग्रो करते हैं 40%, 50, 100% ग्रोथ रेट आती है। माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी जब नई नई शुरू हुई थी ना, अमेजॉन नाम की कंपनी जब नई नई शुरू, गूगल जब नई नई शुरू, एप्पल जब नई नई शुरू हुई थी ना, ये इनकी ग्रोथ रेट 100% की ग्रोथ रेट आती थी। मतलब इनके नेट इनकम सीधे डबल। सोचो ना बिजनेस कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, गूगल का बिजनेस, अमेजॉन का बिजनेस, एप्पल का बिजनेस, 50% ग्रोथ रेट। मतलब क्वार्टरली अर्निंग ऐसे जंप सीधे। पिछली बार दिखाया था अर्निंग पर शेयर $2, इस बार अर्निंग पर शेयर $3, 2 से 3, 50% की ग्रोथ रेट, राइट, इन अर्निंग्स, है ना। तो मैं इस बात से सहमत कर रहा हूं कि बिजनेसेस 25% की ग्रोथ रेट से ज्यादा रेट से ग्रो करते हैं। पर मैं अभी भी कह रहा हूं कि मिस्टर गॉर्डन्स का जो अजम्पशन है वो भी करेक्ट है। नहीं, वो सिर्फ इसलिए करेक्ट नहीं बोल रहा हूं कि नहीं तो वो उनके मॉडल से आंसर ऐसे आने लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं लॉजिकली भी उनका करेक्ट अजम्पशन है दैट के विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी। के हमेशा ही किससे ज्यादा होगा? जी से ज्यादा होगा। इसको दूसरे शब्दों में देखें तो हमने एक तरीके से जी को क्या बोल दिया, बेटा तू हमेशा की से के से कम ही रहेगी। और के आपने मैंने अभी फाइनलाइज कर लिया कि के की रेंज क्या होती है। यानी एक तरीके से हमने ग्रोथ को बांध दिया इनडायरेक्टली कि ग्रोथ तुम तो 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। और मैं तो गॉर्डन सर की तरफ से बोल रहा हूं कि गॉर्डन सर जो अजम्पशन लेकर गए थे वो बिल्कुल सही अजम्पशन लेकर गए, दैट ग्रोथ रेट विल ऑलवेज बी लेस देन के। सर दो बातें करते हैं आप। एक तो अब भी जस्ट आपने बोला कि ग्रोथ रेट 50% हो सकती है, आप बोले 100% भी हो सकती है। अभी दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ रेट 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब सर आप प्लीज आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोस्तों बिजनेसेस 50%, 100%, 200% से ग्रो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर सम लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। एप्पल को आज थोड़ी 50% से ग्रो कर रहा है, गूगल को अभी थोड़ी ना 50%, माइक्रोसॉफ्ट को अभी थोड़ी ना 50% से ग्रो कर रहा है। एक समय था उनका। तो बिजनेसेस कैन ग्रो एट अ हायर ग्रोथ रेट बट ओनली फॉर सम लिमिटेड नंबर ऑफ years, and it could be 3 years, it could be 5 years, it could be 10 years, but at some point of time आपके बिजनेस का साइज, आपके बिजनेस का स्केल ही इतना बड़ा हो जाता है कि अब उसमें ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती।
तो आप एक बात बताओ, मिस्टर गॉर्डन्स जो यहाँ पर ग्रोथ रेट लिख रहे हैं वो कोई इक्का दुक्का साल की लिख रहे हैं? मिस्टर गॉर्डन्स की ग्रोथ रेट तो कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट। तो कहां गलत लिया उन्होंने अजम्पशन? वो ग्रोथ रेट जो कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट ईयर तक जाएगी। कोई कंपनी आज तक दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई है और ना होगी जो कि 25% से ग्रो करे और करती ही चली जाए, क्योंकि वो ग्रो करेगी तो नई कंपटीशन आ जाएगी और सारी ग्रोथ खत्म कर देगी, मार्केट शेयर छीन कर ले जाएंगे इंसान, राइट? तो मिस्टर गॉर्डन्स भी अपनी जगह सही है कि भाई मैं जो ग्रोथ रेट ले रहा हूं कोई इक्का दुक्का साल की थोड़ी ना ले रहा हूं, मैं तो कौन सी ग्रोथ रेट ले रहा हूं? सो इनफाइनाइट ईयर ग्रोथ रेट कैन नेवर बी मोर देन केई। इनफाइनाइट ईयर की ग्रोथ रेट कभी भी केई से ज्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने सही असम्पशन लिया, हाँ, पर सर अपन भी तो अपनी जगह सही है कि इनिशियल ईयर्स में तो कंपनी ज्यादा रेट से ग्रो हो सकती है, हाँ। तो फिर उस केस में गॉर्डन्स का ये वाला मॉडल एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी एक सिंगल ग्रोथ आ गई या एक से ज्यादा ग्रोथ आ गई, एक से ज्यादा ग्रोथ आ गई। अब उस सिचुएशन को कहां जाकर हैंडल करेंगे? मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल में, है ना? हाँ, तो कोई अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहे कि गॉर्डन्स का जो अजम्पशन है वो लॉजिकल या इलॉजिकल है, और घुमाने लग जाए कि देखो 50% से ग्रोथ होती है, हाँ बोले हाँ हाँ होती है, ठीक है, तो फिर कई तो छोटा पड़ सकता है ना ग्रोथ रेट से। फिर आप बोल देना मना नहीं, क्योंकि यहाँ जो ग्रोथ रेट आ रही है वो कोई 1-2 साल की नहीं आ रही। आप जो कहानी सुना रहे वो कौन सी सुना रहे? 1-2 साल की। यहाँ जो ग्रोथ आ रही है वो कौन सी आ रही है ना? तो ये मिस्टर गॉर्डन्स का अजम्पशन सही है नहीं है? सही है। तो वो जो पूरा डेरिवेशन हुआ था वो भी सही, क्योंकि डेरिवेशन के वक्त ये अजम्पशन लिया गया था। मतलब ये फॉर्मूला एकदम 100% सही है और इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। बस ये फॉर्मूला कहता है कि मुझे तभी लगाना जब आपकी ग्रोथ रेट कैसी हो? कांस्टेंट। हमने कहा हे मॉडल तू बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो तेरी बात नहीं मानते। बिजनेसेस कहते भाई हम शुरू के 3 साल इस रेट से ग्रो करेंगे, बाद के 2 साल हम इस रेट से ग्रो करेंगे, और फिर चल मान ले कि एक जैसी हमारी कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गई। उस केस में दोस्तों अब कैसे सिचुएशन को हैंडल करना वो हम यहां पर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए ना हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा मल्टीपल स्टेज ग्रोथ मॉडल के लिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिविडेंड दिया है D0 वो दिया है सपोज $10, है ना? इट इज एक्सपेक्टेड कि इनकी जो ग्रोथ रेट रहेगी बिटवीन ईयर 1 to 3, यानी 1 से लगाकर 3 साल तक इनकी ग्रोथ रेट रहेगी सपोज 30%, राइट? फिर इसके बाद सपोज करो कि जो इनकी ग्रोथ रेट रहेगी बिटवीन 4th to 5th ईयर वो सपोज करो कि रहेगी 15%, और फिर उसके बाद जो इनकी ग्रोथ रेट रहेगी देयर आफ्टर का मतलब है कि 5th ईयर के बाद फिर हमेशा हमेशा इनकी ग्रोथ रेट सपोज रहेगी 5%। ओके, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि सर ये 5th ईयर के बाद आपने 5 क्यों ली? जैसे हम अगर आपको बोल दें सपोज करो 7 है तो, और फिर तो वो मॉडल आप कितनी भी आगे बढ़ाते जाओ, है ना? बट एक पॉइंट पर आने के बाद रियल लाइफ में एक एनालिस्ट को ये अजम्पशन लेना ही पड़ता है कि अब इसके बाद मैं फोरकास्ट नहीं कर पा रहा हूं कि वो एग्जैक्टली किस रेट से ग्रो करेगा, तो आई एम मेकिंग एन असम्पशन कि वो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट रहेगी उससे वो ग्रो करेगा, एंड इट वुड बी 2%, 3%, 5%, एग्जैक्टली। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो आपके एस्टिमेशन ही नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं, है ना, नहीं मैं अगर आपको बोलूं कि हम कल क्या पढ़ेंगे वो आप बता सकते हो, मैं पूछूं आपसे 10 दिन बाद क्या पढ़ेंगे वो भी आप सब लगभग यहां तक होंगे, पर मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ कि आज से ठीक 1.5 महीने बाद क्या चल रहा होगा, राइट? तो सिंपल सी बात है, आपका जो आपका जो फोरकास्टिंग रहता है वो थोड़े समय तक जाता है ना? और एक पॉइंट के बाद वी रियली कैन नॉट फोरकास्ट द बिजनेस, सो वी सिंपली मेक एन अजम्पशन कि बिजनेस एक लॉन्ग रन एवरेज ग्रोथ रेट से ग्रो होता चला जाएगा। तो सपोज करो कि हम 5 ईयर्स तक के तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फोरकास्ट कर पा रहे हैं, और अब हमने मान लिया है कि हम 5th ईयर के बाद हमेशा हमेशा किस रेट से ग्रो करेंगे? 5%, राइट? अब इस सिचुएशन में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आखिर हम माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, यानी कि हमें करना तो डिविडेंड की डिस्काउंटिंग है। ओके, एक और चीज आपको जो मुझसे चाहिए वो ये है कि आखिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। सपोज करें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, है ना? ओके, अब दोस्तों इस सिचुएशन में वैल्यूएशन देखना कैसे करेंगे? अगेन बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल पर आ जाओ। बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या कहता है? छोड़ो सारे मॉडल, बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कि मेरी नजरों में शेयर की कीमत आज क्या होगी, उससे मिलने वाले फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, राइट?
तो दोस्तों हमने सारे मॉडल्स का साथ छोड़ दिया, वो जो पी जीरो इक्वल्स टू डी वन बाई के माइनस जी, अब वो रियली यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ऐसे केस में देखना हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो सिचुएशन है अब रियल लाइफ की सिचुएशन है यार, रुक जा यार, वापस से बताए ना, पहले खाली रोड पे चलाते गाड़ी, फिर ट्रैफिक में चलाते। ओके, ये वाला आता है क्या तुमको, ये वाला कैसे करना, कैसे करेंगे दोस्तों इस सिचुएशन को हम हैंडल। इज दैट क्लियर? यानी कि दोस्तों, तो पहले बोलना था ना यार, ये स्किप कर देते। तो दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करेंगे, मतलब यार वाह यार गजब, इसलिए क्या डेरिवेशन बताने पड़ते हैं कि आप चीज को आप एक्स्ट्रापोलेट कर पाते हो चीजों को। हाँ, कैसे करेंगे बताइए दोस्तों। पहले के 3 साल के हम डिविडेंड लिख लेंगे, फिर बाद के 2 साल के और डिविडेंड लिख लेंगे, और जहां तक लिख सकते हो हमारी श्रद्धा भक्ति वहां तक हम लिख लेंगे, राइट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सो ऑन। मतलब दोस्तों डिविडेंड फॉर जीरोथ ईयर कितने डॉलर्स हैं, $10, राइट। अब इसके बाद यहां जो शुरू के 3 साल ग्रोथ रेट है वो कितनी है, वो है 30% की यहां पर ग्रोथ रेट, और इसके बाद ग्रोथ रेट कितनी है, यहां पर 15% की ग्रोथ रेट है फॉर नेक्स्ट 2 years, राइट। और इसके बाद फिर दोस्तों हर हमेशा हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, 5%, ठीक है। यहां पर अब हमेशा हमेशा हमारी ग्रोथ रेट हो जाएगी 5%, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम यहां पर खड़े हुए हैं, राइट, एज एन इन्वेस्टर, और हम कह रहे हैं कि हमें तो शेयर की आज की कीमत पता करनी है कि आज आखिर शेयर का भाव क्या होना चाहिए, और हमारी जो सोच है, सोच क्या है कि हमें कितना रिटर्न कमाना है, हमें कितना रिटर्न कमाना है, 12% रिटर्न कमाना है, राइट। तो कायदे से अब ये जो डिविडेंड है, ये कोई 2-5 साल के डिविडेंड थोड़ी नहीं, कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट। तो हमें तो क्या करना है, इनफाइनाइट ईयर्स तक के सारे डिविडेंड की डिस्काउंटिंग करनी है, और उसका फॉर्मूला होता है D1 बाय के माइनस जी। बट द प्रॉब्लम है कि यहाँ खड़े खड़े अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो D1 तो चलो फिर भी लिख देंगे, के भी चलो फिर भी लिख देंगे, बट द पॉइंट इज कि आखिर ग्रोथ रेट क्या लिखेंगे। सर एवरेज कर लेते हैं ना ग्रोथ रेट, ये तीनों ग्रोथ रेट इसका एवरेज कर लेते हैं ना, क्यों एवरेज नहीं हो सकती, राइट। अच्छा, एवरेज करोगे तो सिंपल एवरेज करोगे या वेटेड एवरेज, बाय चांस एवरेज करोगे तो वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज में जो आखिरी वाली ग्रोथ रेट है कम नहीं पड़ेगी, इसके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं भाई, वेटेड एवरेज में ये 3 साल है, 2 साल है, और वो इनफाइनाइट है, तो सारा का सारा वेट ही कौन ले जाएगा, ये इनफाइनाइट। तो यहाँ ऐसा ग्रोथ रेट की एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट नहीं चलते, राइट, हो ही नहीं सकता, राइट। तो अब अपन बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे भाई, इंसान की नजरों में शेयर की क्या वैल्यू, फ्यूचर से मिलने वाले सारे के सारे डिविडेंड्स। तो अब अपन क्या करेंगे, फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स यहां पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है, जितने कर सके। हाँ जी, आप मुझे बताइए फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना आएगा, ये आता है $13। सेकेंड ईयर का डिविडेंड कितना आएगा, $16.9। थर्ड ईयर का डिविडेंड कितना आएगा, $21.97। फोर्थ ईयर का डिविडेंड कितना आएगा, $25.27। अच्छा, मतलब इस बार आपने ग्रोथ रेट 15% ही लगाई ना, ठीक है, ठीक। फिफ्थ ईयर का डिविडेंड दोस्तों कितना आएगा, 29.06। अच्छा, सिक्स्थ ईयर का डिविडेंड कितना आएगा, $30.51। और अब वो तो जगह खत्म हो गई यार। हाँ दोस्तों, अब मैं कितनी भी आगे तक लिख लेता डिविडेंड, देखो मैन्युअली तो काम पॉसिबल ही नहीं है ना। ये जो बंदा है ना, ये पता है क्या करेगा, अगर ये यहां पर खड़े रहा ना तो खड़ा ही रह जाएगा। ये बंदा क्या करेगा ना, दौड़ लगाकर, ये बंदा क्या करेगा, दौड़ लगाकर वहां चला जाएगा जहां के बाद की इसको ग्रोथ रेट कैसी दिख रही है, कांस्टेंट। यानी आप इसको ऐसा समझो कि ये बंदा ने क्या करा, यहां तक की 5 साल की दौड़ लगाई, दुबला हो गया 5 साल दौड़ लगाकर। और अब देखना, जब अगर ये बंदा फिफ्थ ईयर पर खड़ा है तो फिफ्थ ईयर के बाद की दुनिया इसे कैसी नजर आती है, कांस्टेंट। और अगर दुनिया कांस्टेंट नजर आ रही तो अपना वो फॉर्मूला चल जाएगा ना गॉर्डन्स वाला। यस दोस्तों, वो जो फॉर्मूला है वो देखना क्या है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। फॉर्मूला है P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस, है ना।
इससे पहले कि मैं ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूं, मैं आपके साथ एक फीचर है इस फॉर्मूले का वो टैली करना चाहता हूं। ये फॉर्मूला डिविडेंड 0th ईयर से लेता है या फर्स्ट ईयर से लेता है? फर्स्ट ईयर से। प्राइस आपको फर्स्ट ईयर के एंड की लाकर देता है या 0th ईयर के? 0th ईयर के। यानी कैन आई से कि ये फॉर्मूला जहां से पहला कैश फ्लो उठाता है ना, वहां की, जहां से ये पहला कैश फ्लो उठाता है D1, वहां की प्राइस नहीं लाकर देता है, उससे एक साल पहले की। और अच्छा, ये एक अकेला ऐसा फॉर्मूला नहीं, जितने सारे एफएम के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले वो यही काम करते हैं, जहां से कैश फ्लो शुरू होते हैं उसके एक पीरियड पहले की हमें वैल्यू लाकर देते हैं, राइट। सो द फॉर्मूला इज दैट वैल्यू ऑफ शेयर टुडे इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। अच्छा, अब अपन क्योंकि यहां खड़े होकर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या अब हम V0 वर्ड यूज करेंगे या फिर V5? अरे भूल जाओ ना यार कि ये 5th ईयर है, मान लो कि यही आपका 0th ईयर है, हम तो जहां खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू हो गई, तो यहां से तो कांस्टेंट है ना ग्रोथ रेट। यस, तो अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कब की, 5th ईयर की, वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज इक्वल टू क्या? D6 अपॉन के माइनस जी। बस अब करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ सुनना है। अगर मैं यहां पर D1 की वैल्यू डाल दूं और D6 की वैल्यू डाल दूं, डली जाएगी D6 की वैल्यू, अपॉन में के माइनस जी कर दो। अच्छा, जी कितना लेंगे? 5%। मुझे क्या मिल जाएगा? V5, है ना। अब ध्यान से मुझे बताना कि ये जो V5 आ रहा है, इस भोले भाले एक अकेले नंबर में कई राज छुपे हुए। मतलब पता है क्या राज छुपे हुए? D6 से लेकर इंफिनिटी तक के सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू इस एक अकेले नंबर के अंदर समाई हुई है। क्या इसके अंदर V5 के अंदर D5 भी है या नहीं है? नहीं है, राइट। जैसे P0 के अंदर D0 नहीं आता, राइट। ओके दोस्तों, ये जब हमने V5 कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। यहां पर हमारे पास V5 आ गया। अल्टीमेटली हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हमें V0 भी लिख सकते हैं, P0 भी लिख सकते हैं, प्राइस 0 वैल्यू 0। हाँ, V0 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? V0 है ना, V0 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए दोस्तों? नहीं, मैं डिस्काउंटिंग रेट्स नहीं पूछ रहा हूं अभी आपसे, मैं तो पूछ रहा हूं डिस्काउंटिंग रेट नहीं, मैं तो कैश फ्लो पूछ रहा हूं, किसकी डिस्काउंटिंग करेंगे? ये जो V5 आ रहा है उसकी हम क्या कर लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कितने ईयर्स की निकालेंगे? 5 साल की। हम यहां पर 5 साल की डिस्काउंटिंग कर लेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। हाँ। जो V5 की 5 ईयर्स की हम डिस्काउंटिंग कर लेंगे और अब जो नंबर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? V0। V0। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत। भाई एक बात बताना, ये जो V5 है ना, इसके अंदर क्या क्या है पहले तो ये बताओ। D6 से D इनफाइनाइट की प्रेजेंट वैल्यू है। यस। आप शेयर किस दिन खरीद रहे हो? आप 5th ईयर पे खरीद रहे हो या आप तो यहां खड़े और यहां शेयर खरीद रहे हो? यहां शेयर खरीद, तो आपको बस छठे साल से ही मिलेंगे क्या डिविडेंड? बस वो जो छठे साल से 6th ईयर से मिल रहा है डिविडेंड, वही आपके हैं क्या बस? या ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड भी आप ही का है? मतलब प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? प्राइस का तो बेसिक रूल है यार, फ्यूचर के मिलने वाले सारे के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट। तो ये भी तो मेरा फ्यूचर ही है, D1 के 6th ईयर से ही शुरू हो रहा है फ्यूचर। वो तो बस क्या V5 निकालना था, तो वहां पर हम गए थे, बाकी है तो हम यहीं के ही। दोस्तों ये जो D1 है ना, $13, इसकी कितने साल की डिस्काउंटिंग करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3, 4। D5 की करेंगे या नहीं? करेंगे, राइट, क्योंकि वो V5 का हिस्सा नहीं है। इसकी हम 5 ईयर्स की डिस्काउंटिंग करेंगे, और क्योंकि D6 से आगे तक की वैल्यू किस में समाई हुई है, तो इसे ही हम डिस्काउंट कर देंगे कितने ईयर से? 5 ईयर्स। यानी ध्यान रखना, D5 भी 5 ईयर्स से ही डिस्काउंट होता है, और V5, क्योंकि D5 तो है ही 5th ईयर का, और V5 होता है D6 से इनफाइनाइट तक का, लेकिन आ कहां जाता है? 5th ईयर पर, तो उसकी भी 5 ईयर से ही डिस्काउंटिंग होती है। और अब ये जो सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी ना, इन सबको जब हम सम अप कर देंगे, टोटल कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा? V0। इज दैट क्लियर? कुछ आई बातें समझ? हाँ जी। तो नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज। कर दें क्लियर। यहां पर दोस्तों V5 कैसे निकालेंगे, मुझे फॉर्मूला बताइए। V5 इज इक्वल टू D6 अपॉन के माइनस जी। D6 की जगह कितना लिख देंगे?
$30.51। के ई कितना है? हाँ, के ई कितना है? 12%, क्योंकि हमें कितना रिटर्न चाहिए? 12%। एक बात बताना, जब हमें 12% रिटर्न चाहिए तो जितने भी फ्यूचर के अमाउंट है उनकी पुलिंग अपनी तरफ खींच के किससे लाएंगे? 12% से खींच के लाएंगे। और आप बोल रहे हो कि 30% से खींच के लाएंगे, 15% से खींच के लाएंगे। क्या 30% और 15% आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, या ये तो ग्रोथ रेट है? ग्रोथ रेट। कभी भी ग्रोथ रेट से डिस्काउंटिंग मत कर देना एग्जाम में। ध्यान रखना, ग्रोथ रेट भी परसेंटेज में होती है और डिस्काउंटिंग रेट भी परसेंट, बट ग्रोथ रेट्स आर नॉट मेंट फॉर डिस्काउंटिंग, दे आर मेंट फॉर ग्रोइंग द कैश फ्लोज। द डिस्काउंटिंग रेट इज मेंट फॉर डिस्काउंटिंग, ठीक है? तो हम यहाँ पर सबके डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? 12% से, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर के ई माइनस जी, के ई कितना आ रहा है? 0.1 माइनस जी कितना? पॉइंट कितना आता है दोस्तों? 435.86 डॉलर्स, ठीक है? ओके। अब दोस्तों हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहां पर लिखता हूं, आप मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं क्या। यहां पर हम D1 की 1 ईयर की डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है? D2 की हम यहां पर 2 ईयर्स की डिस्काउंटिंग करेंगे। D3 की हम यहां पर 3 ईयर्स की डिस्काउंटिंग करेंगे। D4 की हम यहां पर 4 ईयर्स की डिस्काउंटिंग करेंगे। और D5 की भी हम 5 ईयर्स की डिस्काउंटिंग करेंगे। और ये जो आ रहा है ना V5, इसकी भी हम 5 ईयर्स की ही डिस्काउंटिंग करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और इन सबकी क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू। सबकी डिस्काउंटिंग किस रेट से होगी? चलो, क्योंकि मैं सबको पुल करना चाहता हूं मेरी तरफ से, मुझे 12% रिटर्न चाहिए, तुम सबको मैं 12% से पीछे लेकर आऊंगा। दोस्तों, इस काम को हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर कैसे अंजाम देंगे? क्या ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से होगा? कैश फ्लो वाले में जाना पड़ेगा? कैश फ्लो में जाना पड़ेगा, राइट? कैश फ्लो यूज करना आता है आपको? हाँ जी। तो आप अब ये नंबर्स मैं स्विच करता जाऊंगा ना स्क्रीन। चलिए, तो सबसे पहले तो पुराने कैश फ्लोज क्लियर होने चाहिए, और उसके लिए हम क्या करते हैं? सेकंड का बटन दबाते हैं और क्लियर वर्क करते हैं, ठीक है? कैश फ्लो, फिर सेकंड, और फिर क्लियर वर्क। चलो देख लो, चेक कर लो जरा, सारे कैश फ्लोज क्लियर हो गए? कैसे चेक कर लेते हो? ये वाला बटन प्रेस करके C01 C02 ये सब क्लियर है? हाँ। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, यहां पर पहला कैश फ्लो कितना है? 10। कौन बोला यार क्या कर रहे हो यार, हम V0 निकाल रहे हैं ना? क्या V0 में D0 जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते, राइट? ये ध्यान रखना है। चलो, तो हम V0 निकालते हुए किसको करेंगे? D13 को, है ना? ओके। अच्छा, वो कैलकुलेटर पूछ रहा था इसलिए तुमने बोल दिया C0। अरे नहीं, ओके। हाँ, C01 पूछ रहा है तब तक ठीक है। C0 तो नहीं आ रहा है ना कहीं पे? हाँ, फिर ठीक है, ओके। आपने पहले CF0 आ रहा है। हाँ, पहले CF0 आ रहा है ना, तो CF0 में कुछ नहीं डालना है। CF0 मतलब कैश फ्लो फॉर जीरो ईयर। CF0 में 10 क्यों डालेंगे यार? भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहां पर वो पूछ रहा है कि CF0 कितना है, लेकिन है हमारे पास है CF0, लेकिन उसको बता मत देना, नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू में जोड़ देगा। जुड़वाना थोड़ी ना है। किसने बोला प्रैक्टिकली? तुम भारी प्रैक्टिकल हो रहे हो यार। तो मैंने कहा बोला है डिविडेंड के पहले ले दो। द डिफॉल्ट अजम्पशन इज, इसलिए ज्यादा भी नहीं सिखाना चाहिए मुझे, आपको क्लियर कट बोल देना चाहिए कि इसके अंदर होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही केस में होता है, जब आप जस्ट डिविडेंड से एकदम पहले खरीद रहे हो। पर ये बोले तो होता है, नहीं तो नहीं होता ही नहीं है ना, राइट? ओके, चलो तो आते दोस्तों, कैश फ्लो का बटन आपने क्लिक किया। यहां पर आपको कैश फ्लो 0 का आ रहा है, उसको कुछ नहीं करना है। इधर आप ये डाउन एरो की से आगे आए, अभी आपको क्या नजर आ रहा है? C01। इसमें कितना डाल देंगे? 13, है ना? आपको इंसर्ट करते जा पा रहे हो ना? तो मैं ये स्क्रीन आपके सामने ओपन कर दूं। 13 रखा, फिर उसके बाद वो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा होगा, उसको कुछ नहीं करना है। फिर सेकेंड ईयर का कैश फ्लो डाल दीजिए 16.9। फिर थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर का डालना मत है ना कैश फ्लो, थर्ड ईयर का डाला। वो एंटर का बटन प्रेस करना पड़ता है उसको, है ना? नंबर लिखने के बाद एंटर। हाँ, C05 अभी मत डालना, C04 तक डाल दिया। हाँ, अब C05 में प्रॉब्लम ये है कि ये भी फिफ्थ ईयर का है और ये भी फिफ्थ ईयर का, तो पहले हमें इन दोनों को स्क्रीन पर ऐड करना है और जो रिजल्ट है उसको C05 में ले जाना है, ठीक है?
चलो, तो आप एक काम करना, डाउन एरो की से यहां पर C05 दिख रहा है आपको? हाँ, अभी तो वहां 0 ही लिखा होगा। ओके, अब आप वहां पर कैलकुलेशन करेंगे 29.06, फिर प्लस का बटन दबाना और 435.86। हाँ, कितना स्क्रीन पर दिख रहा है ये बताइए पहले? 464.92 है ना। अब आप एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए, है ना, वो चला गया C05 के अंदर। हमने कैश फ्लो 1 से लेकर 5 तक भेज दिए। अब करना क्या है इसमें? आई बाय वाई, मतलब IRR नहीं करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, राइट। मतलब प्रेजेंट वैल्यू यानी आपको एनपीवी का बटन दबाना है, ठीक है। तो आप दोस्तों एनपीवी का बटन प्रेस करें और कंप्यूट प्रेस करें, तो वो अपने आप ही आई बाय वाई मांग लेगा, वो खुद ही मांग लेगा, है ना। हाँ, तो अब आप उसको आई बाय वाई कितना सप्लाई करेंगे? 12%। तो आप 12 लिखकर एंटर कर दीजिए। हाँ, कर दिया आपने 12, आ गया आई बाय वाई 12, आ गया, आंसर ही आ गया 320.59। ओके, तो दोस्तों आप एनपीवी कंप्यूट करें, 320.59, 329.6, सब एक ही, सबका यही आंसर आ गया, $320, $320, ठीक है दोस्तों। ये $320 एक तरीके से हमारी नजरों में वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे है, ठीक है। This is how we calculate value of the share today in case of multiple stage growth. यानी डू यू एग्री कि ये वाला जो मॉडल है, ये अब आपके वो जो सारी वो इच्छाएं थी ना कि सर हमारी ग्रोथ रेट ऐसी चेंज हो रही वैसी चेंज हो रही, वो सारी चीजें ये इनकॉर्पोरेट कर लेता है, राइट। दोस्तों एक बात बताइए, जो मैंने आपको अभी जाने अनजाने में मॉडल सिखा दिया है, वो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल है, वो सीधे ही 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल है। ये तो सीधे 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हो गई ना, जिसमें एक हो गया हाई ग्रोथ फेज, एक हो गया मीडियम ग्रोथ फेज, और एक हो गया स्टेबल या फिर कांस्टेंट ग्रोथ फेज। एक और मॉडल होता है विच इज 2 स्टेज। अब मैंने कहा सीधे आपको 2 स्टेज क्या सिखाएं, मैंने सीधे ही क्या सिखा दिया, 3 स्टेज। 2 स्टेज में क्या होता होगा, 3 ग्रोथ रेट्स या सिर्फ 2 ग्रोथ रेट्स? 2 ग्रोथ। यानी सपोज करो कि वो बोल सकता है कि आपकी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 30% फॉर फर्स्ट 5 years and thereafter it is going to fall to 5%. In that case हम D1, D2, D3, D4, D5 सब 30, 30, 30 से कैलकुलेट करते हैं, और फिर D6 किससे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% से, और बस फिर यही पूरी की पूरी प्रोसेस हम लगा देते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ कहना चाह रहे हैं? सर डिविडेंड कैलकुलेट करने में जो हमने ग्रोथ यूज कर ली, बस अब उसका बाद में कोई काम नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि सिंपल देखो, 2 स्टेप होती है वैल्यूएशन में, ध्यान रखो। किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर के कैश फ्लोज निकालते वक्त आपने क्या यूज कर ली, ग्रोथ रेट। अब प्रेजेंट वैल्यू तो किससे होती है, डिस्काउंटिंग से। इज दैट क्लियर? ठीक है, के ई से, है ना। ओके, अब दोस्तों ये जो मैंने आपको वर्जन सिखाया है ना 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल का, इसका एक और दूसरा वर्जन है, मतलब कहेंगे उसको भी 3 स्टेज ही। देखना वो एक और वर्जन क्या है, वो ये है कि शुरू के 3 साल तक तो ग्रोथ रेट कितनी है, 30%। 5th ईयर से ग्रोथ रेट कितनी है, 5%। लेकिन एकदम से देखो ना, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि अभी तक ग्रोथ रेट थी 30 और एकदम से शार्पली गिरकर 15 पर आ जाएगी, फिर 15 से एकदम शार्पली गिरकर कहां पहुंच गई, 5। बेसिकली क्या होता है कि ये है आपका हाई ग्रोथ फेज, जिसमें आप किस रेट पर ग्रो कर रहे हो, 30%, राइट। ये है आपका लो ग्रोथ फेज, जिसमें आप किस रेट पर ग्रो कर रहे हो, 5%, राइट। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए ट्रांजिशनरी पीरियड। देखो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ ऐसा नहीं होता एकदम से ही खत्म हो गए, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रेट डेसिलरेट होती है ना। तो ये जो मीडियम ग्रोथ फेज होता है ना, उसकी बजाय ट्रांजिशनरी फेज भी आ सकता है, राइट। अब इस ट्रांजिशनरी फेज का आखिर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, कि सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि शुरू के 3 साल तो भाई भयंकर ग्रोथ रेट रहेगी, यानी पूछे ही मत, कितनी ग्रोथ रेट रहेगी, 20%। कहाँ तक, 3rd ईयर। फिर भाई फिर क्या होगा, फिर ना भाई ये मान के चल कि 8th ईयर से मेरी ग्रोथ रेट हो जाएगी कितनी, 10%। 8th ईयर से मेरी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी, 10%, ओके। लेकिन हाँ, बिटवीन 3rd टू कौन सा ईयर, 8th ईयर, मेरी ग्रोथ रेट ना ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी, राइट। मतलब 4th ईयर में वो ग्रोथ रेट होगी जो 3rd में उससे कुछ कम, 5th में उससे कम, 6th में उससे कम, और 7th में उससे कम। सवाल ये है कि आखिर अब 4th में, 5th में, 6th में और 7th में कितनी ग्रोथ रेट रहेगी। सो सिंपल रूल है कि आपकी अभी तक ग्रोथ रेट कितनी थी, 20%। यहां पर ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, 10%। कितने से ग्रोथ रेट कम हो रही है, 10% से 20% की ग्रोथ रेट इज ड्रॉपिंग डाउन टू 10%, विच मींस देयर इज अ फॉल ऑफ 10%। बट वो फॉल ऐसे वन शॉट फॉल नहीं आते,
ग्रेजुअल फॉल आते हैं, तो आप क्या करोगे, उस फॉल को डिवाइड कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे इन ईयर्स, जिसमें एक बार ये आ जाएगा ना, एक बार तो यहां कम हो जाएगी, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, और पांचवी बार में ये हो जाएगी, यानी अपन इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, यानी हर साल 2% से ग्रोथ रेट कम कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा ग्रोथ रेट, आगे बोलो, फिर एक मिनट, सही है ना, हाँ ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, और ये 8th ईयर में कितनी हो जाएगी ग्रोथ रेट, 10। इज दैट क्लियर? तो ये भी कौन सा वाला मॉडल कहलाएगा, हम 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल, जिसमें ये है हाई ग्रोथ फेज, ये है ट्रांजिशनरी ग्रोथ फेज, और ये क्या आ जाएगा, लो ग्रोथ फेज या फिर स्लो ग्रोथ फेज या फिर कांस्टेंट ग्रोथ फेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। यानी कि दोस्तों अब ये जो मॉडल आपने मैंने जस्ट अभी पढ़ा है ना, ये रियल लाइफ की 100% सिचुएशन हैंडल कर लेगा। ऐसी कोई सिचुएशन अब भी आप मेरे सामने नहीं रख सकते हो जो कि ये मॉडल हैंडल नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सो ग्रोथ रेट ये हो गई तो वो हो गई तो सारी, जहां तक आपको लग रहा है कि आप इंडिविजुअली फोरकास्ट कर पा रहे हो ग्रोथ रेट, वहां तक की ग्रोथ रेट इंडिविजुअली हर साल की लिख दो, और एक पॉइंट के बाद तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद भी अगर आप मुझे सर 15वें साल में अगर हमारी ग्रोथ रेट 8% हो गई तो मैं बोल दूंगा यार, बत्ती दे रहे हो। आपको कैसे मालूम कि 15th ईयर बाद क्या होगी ग्रोथ रेट? नो, बिजनेस का ओनर नहीं जानता 15 साल बाद उसके बिजनेस का क्या होगा, तो एनालिस्ट कैसे बताएगा, राइट? तो एक लिमिटेड ईयर्स तक की आप ग्रोथ रेट वैरी कर सकते हो, उसके बाद तो अजम्पशन क्या लेना है कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ पूछना चाह सर? ग्रोथ रेट तो फ्लक्चुएट हो रही है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो फ्लक्चुएट हो सकती है। उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ईयर्स की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, राइट? यानी कि अगर यहाँ पर के 12 है और यहाँ 13 है तो इंडिविजुअल ईयर की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। वो आपके सीएफए के सिलेबस में नहीं, वो ये फाइनल में जरूर है, वहां पर सिखाते हैं कि अगर मल्टीपल डिस्काउंटिंग रेट्स हो तो कैसे डिस्काउंट करना। तो अपन वहां तक पढ़ रहे हैं जहां तक हमारा है। रियलिटी में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस, हाँ। कितनी सही बात बोली, क्योंकि सर के के अंदर आरएफ आता है और आरएफ चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर? है ना, ओके। तो अभी के लिए हम उसके अंदर नहीं जा रहे, मतलब सिंपल सा उसका आंसर है कि हाँ, इट मे चेंज एंड देन यू हैव टू डिस्काउंट द डिफरेंट कैश फ्लोज बाय द डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट्स। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये हमने क्या सीख लिया यहाँ पर, मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल हमने सीख लिया, राइट? अब दोस्तों कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आपके मेरे बीच ना थ्योरेटिकल डिस्कशन हो जाए, इससे पहले कि हम हमारे प्रैक्टिकल का कारवा आगे बढ़ाएं, तो आते हैं हम यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन पर। सबसे पहले तो अब आपको और मुझको ये डिस्कशन करना है कि जो डिविडेंड पेमेंट्स होते हैं, तो डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड कुछ, डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड ना कुछ डेट्स होती हैं। एक होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, दूसरी होती है एक्स डिविडेंड डेट, तीसरी होती है रिकॉर्ड डेट या फिर होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट, और चौथी होती है पेमेंट डेट, है ना? इसको आप ऐसे इमेजिन करो दोस्तों, सपोज करो कि माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने अपना ईयर क्लोज किया है 31 दिसंबर के दिन, राइट? जनवरी उनके वो सब ऑडिटर आकर ऑडिट करते हैं, वो लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं, सो ऑन, राइट? फरवरी में उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई एंड दे हैव डिसाइडेड कि माइक्रोसॉफ्ट इस बार $1.5 का डिविडेंड देगा। और ये जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा, ये आकर अनाउंसमेंट करते हैं एसईसी पर कि हमारी कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है कि हम $1.5 का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ ऐसा बोलकर नहीं निकल लेते, सब बताना पड़ता भाई कब करेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो क्या होगी रिकॉर्ड डेट और क्या होगी पेमेंट डेट। मतलब इसी दिन, ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट है ना, इस दिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं तो वो 3 चीजें बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि कितना डिविडेंड देंगे, दूसरा ये है कि क्योंकि डेली कंपनी के शेयर्स में बाइंग सेलिंग होती रहती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना एक डेट बोल देते हैं कि भाई इस डेट के दिन जो हमारे शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में जिसका शेयर होल्डर एज ए शेयर होल्डर नाम लिखा हुआ होगा, हम तो उन सबको डिविडेंड का चेक भेज देंगे। इज दैट, वो तो रोज ही शेयर बाइंग सेलिंग होती है, तो रोज ही शेयर होल्डर्स चेंज होते हैं। इज दैट क्लियर? सो दे हैव टू फिक्स अ रिकॉर्ड डेट कि इस दिन हमारे रिकॉर्ड में जो शेयर होल्डर होंगे माइक्रोसॉफ्ट के, सबको डिविडेंड देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। वो डेट कहलाती है क्या? रिकॉर्ड डेट, होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट, या फिर हम उसको इंडिया में सिर्फ रिकॉर्ड डेट कहते हैं, ठीक है? और फिर माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि देखो इस दिन तो हम हमारा पूरा शेयर होल्डर का रजिस्टर चेक करेंगे कि भाई कौन कौन हमारे रिकॉर्ड्स में है।
उन सब का फिर डिविडेंड का चेक बनाना उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल में, फिर उनको भेजना, उसमें वी टेक सम टाइम, सपोज वी टेक 7 डेज, 7 दिन लगते हैं। तो जो डेट रिकॉर्ड डेट है उसमें प्लस कर लो आप 7 डेज, 7 भी लग सकते, 10 भी लग सकते, 12 भी लग सकते, राइट। उस दिन हम क्या करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में इस दिन आपका डिविडेंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पुराने जमाने में ना डिविडेंड चेक से आया करता था, मतलब डिविडेंड का चेक आता था और इंसान जाकर वो चेक जमा करवाता था, राइट। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट हो जाता है, मतलब कंपनी उधर से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती, इधर आपको मैसेज आ जाता है। डीमैट में नहीं होता डिविडेंड, बैंक में क्रेडिट होगा ना, डीमैट में किसी क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में अपना अपना बैंक अकाउंट रहता है उनके पास, यार अपन उनके शेयर होल्डर, राइट, और देना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट। तो वो लोग हमारे बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट कर देते। जिस दिन डिविडेंड मिलने वाला है वो क्या कहलाती है, पेमेंट डेट। किस दिन वो देखेंगे कौन कौन है भाई शेयर होल्डर रजिस्टर में, वो क्या कहलाती है, रिकॉर्ड डेट। और ये क्या हो गई, डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। अब ना एक बंदे ने देखना क्या गलती करी, उसने पढ़ लिया माइक्रोसॉफ्ट के अनाउंसमेंट में कि यार रिकॉर्ड डेट कितनी है, $17, 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर के दिन मेरा नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में होना चाहिए। बंदे ने क्या करा, 17 सितंबर के दिन सुबह पहले उठते से ही शेयर मार्केट खोला और उसने शेयर खरीद लिया। उसको ये नहीं पता था कि शेयर मार्केट में T+1 या फिर T+2 सेटलमेंट साइकिल होती है, यानी जो बंदा आज शेयर खरीदता है उसको आज शेयर नहीं मिल जाता है, उसको एक दिन छोड़कर और एक दिन बाद डिविडेंड, उसको एक दिन छोड़कर एक दिन बाद उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आता है, राइट। तो दोस्तों अगर ये है ना रिकॉर्ड डेट, ये है रिकॉर्ड डेट, और आप इसी दिन खरीदोगे तो आपका नाम ही शेयर होल्डर के रजिस्टर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों वो डेट जिस दिन, मतलब अब ये पता करना है हमें कि और कौन सी डेट है जिस दिन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं खरीदा तो फिर ना इस दिन हमारा नाम शेयर होल्डर के रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों अमेरिका में चलता है T+2 सेटलमेंट साइकिल। क्या चलता है दोस्तों, T+2 सेटलमेंट साइकिल। इंडिया में अभी T+1 पर हम आ चुके हैं, राइट। अब बंदा अमेरिका का कोर्स पढ़ रहे हैं, T+2 सेटलमेंट साइकिल। इसका मतलब होता है कि जिस बंदे ने आज शेयर खरीदा, यहाँ पे T का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन डेट। सपोज करो कि कोई बंदा ने आज 14 सितंबर के दिन शेयर खरीदा, तो दैट इज द ट्रांजैक्शन डेट। बस इस दिन आपका रिकॉर्ड पहुंच जाएगा कि इन भाई ने शेयर खरीदा है, पर उसके खाते में नहीं आएगा, डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, राइट, है ना। जैसे आप अमेजॉन पे ऑनलाइन गुड्स ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर डेट अलग होती है, डिलीवरी डेट अलग होती है। इट टेक्स सम टाइम टू डिलीवर द शेयर्स टू योर डीमैट अकाउंट, राइट। तो 14 सितंबर के दिन अगर आपने ट्रेड डाला है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बाय करता हूं, तो टी डेट के दिन तो डीमैट अकाउंट में आएगा ही नहीं। T+1 होता है 15 सितंबर, T+1 क्या होता है 15 सितंबर, और T+2 क्या होता है 16 सितंबर। ये मैं तब बोल रहा हूं जब बीच में कोई छुट्टी नहीं हो, मान लो सैटरडे संडे ऑफ है तो वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे T+2 का मतलब होता है T+2 वर्किंग डेज। इज दैट क्लियर? हाँ, तो आपको सफिशिएंटली इन एडवांस शेयर खरीदना पड़ेगा ताकि वो इस दिन आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली कंपनी देख लेगी कि यार ये सारे हमारे शेयर होल्डर्स हैं और इनको हमें डिविडेंड पहुंचाना है। तो दोस्तों वो डेट गौर फरमाइएगा, वो डेट जिस दिन हमें शेयर खरीदना ही पड़ेगा, वो डेट जिस दिन हमें शेयर खरीदना ही पड़ेगा, उस डेट का कोई नाम नहीं होता है, उस डेट का कोई नाम ही नहीं होता है। उसके अगले दिन खरीदा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, उस डेट को हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। उसके अगले दिन अब खरीद ले बेटा शेयर, तेरा नाम ही नहीं पहुंचेगा वहां तक, कहां से मिलेगा तुझे डिविडेंड। तो ये वो जो डेट होती है उसका कोई नाम नहीं है, पर हाँ एक्स डिविडेंड डेट जरूर है। तो आप बताइए, आप रियल लाइफ में अगर डिविडेंड चाहते हैं तो एक्स डिविडेंड डेट के दिन खरीदेंगे, उससे जस्ट एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, बिकॉज समवन इफ समवन बाइज ऑन एक्स डिविडेंड डेट देन ही इज नॉट एलिजिबल। बट नाम ही क्या है उस डेट का यार, एक्स डिविडेंड डेट, मतलब इस दिन अब शेयर एक्स डिविडेंड हो चुका है, इस शेयर में से डिविडेंड निकल चुका है, राइट। तो दोस्तों ये रही एक्स डिविडेंड डेट। यहां पर एक्स डिविडेंड डेट कौन सी है, इसका मतलब है कि यह वह पहला दिन है जो आपने इस दिन शेयर खरीदा, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपको कब खरीदना था,
14 सितंबर को खरीदेंगे तो जाकर आपका रिकॉर्ड पर इस दिन नाम आएगा और फिर जाकर आपको इस दिन पेमेंट होगा। सर मान लीजिए कि मैंने 14 सितंबर के दिन शेयर खरीद लिया और मैंने 15 सितंबर के दिन शेयर बेच दिया, अब बताइए मुझे डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा पक्का, क्योंकि आपने 14 सितंबर के दिन खरीदा ना, तो अब आपको नाम पहुंचते पहुंचते कौन सी रेट आ जाएगी? 17, और आपको डिविडेंड मिल जाए। सर इधर लॉटरी लग गई। वो क्या रहता है, एक्स डिविडेंड डेट के दिन शेयर का प्राइस कम हो जाए। भाई सिंपल, हर कोई रैशनल इन्वेस्टर है, वो जानता है कि आज खरीदूंगा 14 के दिन खरीदूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो वो प्राइस उतना कुछ ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा। और जैसे अगले दिन शेयर हो गया एक्स डिविडेंड वाले, हाँ क्या करना है, शेयर अब मैं थोड़ी ना उस डिविडेंड के लिए पैसे दूंगा, तो वो डिविडेंड के अमाउंट से अप्रोक्सीमेटली शेयर का प्राइस कम हो जाता है। ये टेक्निकली होता है या बेचने से होता है? ये डिमांड एंड सप्लाई से ही हो जाता है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू डिमांड द शेयर एट द सेम प्राइस एज इट वाज ट्रेडिंग यस्टरडे। तो हर कोई क्योंकि रैशनल इन्वेस्टर है, तो वो मतलब डिमांड एंड सप्लाई में प्राइस ही वही खुलेगी। इज दैट क्लियर? यानी नेक्स्ट डे, गौर फरमाइएगा दोस्तों, बहुत खास बात बोल रहा हूं, जो एक्स डिविडेंड डेट के पहले वाले दिन है उस दिन शेयर का भाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा रहेगा ना, जो रहना है वो रहेगा, राइट? हाँ, नेक्स्ट डेट पे एक्स डिविडेंड डेट के दिन कितने से कम हो जाएगा? जितना आपने डिविडेंड दिया उससे कम हो जाएगा। अजम्पशन ये है कि दूसरे फैक्टर्स जो शेयर के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। अगर दूसरे फैक्टर्स भी पिक्चर में आ गए तो शेयर का प्राइस कुछ अलग से इधर उधर होगा, लेकिन हाँ अगेन उसकी वजह फिर डिविडेंड नहीं होगा, वजह कुछ दूसरे फैक्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये हमने यहां पर समझा किससे रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड चीजों को, है ना। चलिए दोस्तों, तो हमने ये देखा किसके बारे में, डिविडेंड डेट्स के बारे में, राइट। अब इसके बाद एक और छोटा सा डिस्कशन है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, वो ये है कि कॉर्पोरेट इवेंट्स आखिर क्या क्या, कॉर्पोरेट एक्शंस आखिर क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहली कॉर्पोरेट एक्शन होती है कि कंपनी क्या करे, कैश डिविडेंड्स पे करे, और दूसरी कॉर्पोरेट एक्शन क्या होती है कि कंपनी स्टॉक डिविडेंड्स पे करे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिविडेंड्स एंड स्टॉक डिविडेंड्स? डिविडेंड्स जो कि कैश के फॉर्म में दिए जाए आर कॉल्ड एज कैश डिविडेंड्स, डिविडेंड्स जो कि स्टॉक के फॉर्म में दिए जाए आर कॉल्ड एज स्टॉक डिविडेंड्स, यानी एज गुड एज बोनस शेयर्स, राइट। दोस्तों जो कैश डिविडेंड होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर डिविडेंड्स और दूसरे क्या होते हैं, स्पेशल डिविडेंड्स, राइट। अगर कोई सा मेच्योर बिजनेस है, मतलब जिसमें ना कोई बहुत सारे अप्स है ना बहुत सारे डाउन्स है, वो एक जैसा चलाता है, तो इट इज गोइंग टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स। बट सपोज करो कि एक साइक्लिकल बिजनेस है, इसको बताया कि जब बिजनेस साइकिल अच्छा चलेगा हम खूब छापेंगे, लेकिन जब बिजनेस साइकिल खराब चलेगी तब हमें कैश कंजर्व करना पड़ेगा और उस वक्त हम हमारा हाथ पीछे खींच लेंगे, हम डिविडेंड नहीं देंगे, राइट। तो ऐसे बिजनेसेस जो साइक्लिकल होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट चलाते हैं रेगुलर डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड का। कौन सा कॉन्सेप्ट? रेगुलर प्लस स्पेशल, यानी दे विल डिक्लेयर देयर डिविडेंड पॉलिसी की हमारी कंपनी हर बार $0.25 का डिविडेंड देंगे, इतना तो बेयर मिनिमम हम आपको हमेशा देंगे, फिर चाहे बिजनेस साइकिल अप हो चाहे डाउन हो। लेकिन जब हमारा समय अच्छा रहेगा देन वी आर गोइंग टू गिव यू टॉप अप ऑफ स्पेशल डिविडेंड्स। इज दैट क्लियर? इसलिए जो स्पेशल डिविडेंड्स है इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा डिविडेंड भी बोल सकते हैं, फिर इररेगुलर डिविडेंड भी बोल सकते हैं, यानी कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, राइट। जो तुम कह रहे हो कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, वो कुछ भी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड वो सब रेगुलर भी हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में कंपनीज क्या करती है, हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है, वहां क्वार्टरली डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं, राइट। यानी वो $0.25 कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करते जाएगी, तो शुरू के जो 3 क्वार्टर्स के $0.25 होंगे वो कहलाएंगे इंटरिम, और फोर्थ क्वार्टर का जो 0.25 होगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल। बट चारों ही क्या कहलाएंगे, रेगुलर डिविडेंड। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, कभी अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो कि कैश कंजर्व करना चाहती हो, जिसका कहना नहीं नहीं हमारा तो इतना ग्रोथ फेज चल रहा है, हम क्यों दे डिविडेंड और आप क्यों हमसे डिविडेंड लेना चाह रहे हो, तो फिर ऐसी कंपनी क्या कर सकती है, टेक्निकली कैसे डिविडेंड दे सकती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। यानी बेसिकली दोस्तों ना ये मामू बनाने वाली स्कीम है। इसमें सिंपल क्या होता है मतलब यार 1:1 का आपने सपोज करो बोनस दिया, तो ओ हो कंपनी ने मुझे बोनस दिया, कुछ नहीं होगा, आपके शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा। मतलब ये मन को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब वैसा है, राइट। कंपनीज ऐसा क्यों करती है, तो दोस्तों एक तो हो गया लिक्विडिटी बढ़ाना, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, हाँ मेन मुद्दा देखना क्या है, यार कुछ करती नहीं यार तुम्हारी कंपनी, कुछ डिविडेंड देती नहीं, कुछ कैश में तो वो डिविडेंड देती नहीं, राइट।
तो क्या रहता है, लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा बूस्ट देने के लिए कि हाँ कंपनी इज डूइंग समथिंग फॉर देम, तो कंपनी क्या करेगी, वी हैव डिक्लेयर्ड बोनस इश्यू ऑफ 20%। कंपनी ने आपको बोनस दिया है कितने परसेंट का, 20%। अच्छा, बोनस सुनकर खुशी होती नहीं होती, पहली तो ये बात बताओ। क्योंकि अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर रखे हुए 10,000 शेयर्स रखे हुए और आपको जैसे ही स्टॉक मार्केट में न्यूज आएगी कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर्स दे रही, तो जनरल साइकोलॉजी क्या है यार, कंपनी कुछ अच्छा ही कर रही है, और बोनस का इंप्लाइड मीनिंग क्या होता है यार, बढ़कर ही कुछ मिल रहा है, राइट। तो साइकोलॉजिकली ये शेयर के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो जो कैश डिविडेंड नहीं देते ना, वो अपने आप को ऐसे कवर कर लेते हैं, वी हैव डिक्लेयर्ड अ बोनस शेयर, तो उससे एक साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ये बिल्कुल सिंपल ऐसी ही बात है दोस्तों, कि सपोज करो कि भारतीयों का स्विस बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा रखा, लाखों करोड़ रुपए रखे। अब दो न्यूज हैं जो पेपर में छप सकती है और दोनों से खुशी देखना बराबर होगी। पहली न्यूज तो पेपर में, न्यूज़पेपर में ये छप सकती है कि भारतीयों का रखा हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक से भारत लाया गया। खुशी होगी नहीं होगी, पहले तो बात, खुशी होगी नहीं होगी, होगी, हो गई, यस। देखना अब दूसरी चीज, अगर भारत स्विस बैंक से अपना पैसा लाएगा तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख जमा होंगे। खुशी हुई कि नहीं हुई, हुई। बस आए कहां पैसे, जमा हुए क्या, नहीं, पर खुशी तो हुई, यस। तो ये वैसा ही है दोस्तों स्टॉक डिविडेंड, कि कैश तो नहीं आया और यार कंपनी ने बोनस दिया, तो साइकोलॉजिकली एक बढ़िया सा अपना वहां मतलब वाह वही हो गई, राइट, कि यार बढ़िया काम हो गया। तो स्टॉक डिविडेंड प्रैक्टिकली आपकी कोई वेल्थ इंक्रीज नहीं करते, बट एक साइकोलॉजिकली पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते। वो नहीं यार जैसे कि अपने थाली पीटी थी तो क्या रहता है बेसिकली उससे पॉजिटिव नहीं नहीं सही चीज है, बेसिकली उससे क्या हर्षोल्लास खुशी फैलती, होता कुछ नहीं, कोई कोरोना डर के नहीं भाग जाएगा थाली की उससे, राइट। लेकिन फिर भी क्या रहता है लेकिन क्या रहता है कि उससे एक साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, दैट सी एवरीबॉडी इज हैप्पी, ही इज इन अ गुड स्पिरिट, राइट, वैसा है। क्या आप समझ गए दोस्तों, है ना, ओके चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद एक और चीज क्या है। अच्छा एक मिनट, मैं आपको स्टॉक डिविडेंड के बारे में कैलकुलेशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सपोज करो कि किसी कंपनी ने अनाउंस किया कि हम कितना परसेंट स्टॉक डिविडेंड देना चाहते हैं, 20%। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि जो बंदा के पास अभी कितने शेयर रखे हुए हैं, 1000 शेयर्स रखे हैं, उस बंदे के अकाउंट में कितने और शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, 200 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर अभी आपका शेयर $50 पर चल रहा है, तो भाई कंपनी की जो ओवरऑल वेल्थ है वो तो सेम ही है ना। पहले वही ओवरऑल वेल्थ 1000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अब वही ओवरऑल वेल्थ 1200। मतलब सिंपल क्या होगा, ये जो 1000 शेयर्स है ना, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, $50 इंटू 1000 शेयर्स, यानी ओवरऑल वेल्थ अभी आपकी कितनी थी, $50,000 थी, और अभी भी वो ही रहेगी, बट इट विल सिंपली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 1200 शेयर्स। तो ये आ जाएगा अब आपके शेयर का नया प्राइस। इज दैट क्लियर, $40 आ रहा है क्या, नहीं 41 पॉइंट ऐसे जो भी आ जाएगा, है ना। करो 50,000 डिवाइडेड बाय 1200, $41.67 आ जाएगी आपके शेयर की नई प्राइस। इज दैट क्लियर, ठीक है, बोलो यस। अल्टीमेटली ना कंपनी को ओवरऑल वेल्थ पे कोई फर्क पड़ा, ना शेयर होल्डर की इंडिविजुअल वेल्थ पर कोई फर्क पड़ा, बस इधर शेयर बढ़ गए तो उधर प्राइस पर शेयर कम हो गया, राइट। लेकिन फिर भी मैंने आपको कारण समझा दिया है कि आखिर ये बोनस से क्या होता है, मार्केट में हलचल होती, खबरें होनी चाहिए दोस्तों, स्विस अकाउंट से पैसा आए या ना आए, पर चलता रहना चाहिए कि आएगा आएगा, राइट। चलिए फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्या है, स्टॉक स्प्लिट। क्या आप समझते हैं दोस्तों स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ओके। सपोज करो कि हमारे पास एक शेयर है और उस शेयर की अभी है फेस वैल्यू 100 रुपीज, है ना, फेस वैल्यू इसकी $100, और कंपनी ने क्या करा, उस पर स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया। स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया का मतलब है कि उन्होंने बोल दिया 5 for 1 का स्प्लिट। क्या बोल दिया, 5 for 1, विच मीन्स यू विल गेट 5 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर, यानी आपका जो हर एक शेयर है ना वो हम कितने में कट कर देंगे, कितने में स्प्लिट कर देंगे, 5 शेयर्स में स्प्लिट कर देंगे, यानी अब हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, $20 हो जाएगी। और आपके पास पहले $100 का एक शेयर रखा था, $20 की फेस वैल्यू वाले 5 शेयर रखे होंगे, राइट। पहले दोस्तों जो $100 की फेस वैल्यू वाला शेयर था ना, सपोज इसकी मार्केट प्राइस चल रही थी $400,
तो अब वही क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 होकर अब आपके हर एक एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, $80, राइट। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है हमारे स्टॉक में, और वही काम कहां पर, बोनस शेयर से भी होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सपोज करो कि कंपनी ने 50% बोनस दिया वर्सेस कंपनी ने 3-4-2 का स्प्लिट डिक्लेयर करा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द शेयर। क्या शेयर की प्राइस बढ़ेंगी या कम होंगी, शेयर की प्राइस बढ़ेंगी, कम होंगी या सेम रहेंगे। जायज सी बात है, कम होंगी। इधर आप बोनस दे रहे हैं, उधर आप 3-4-2 मतलब 2 के बदले में क्या कर रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो आपके शेयर की प्राइस कम होंगी, राइट। दोनों ही केस में अभी बराबर से कम होंगी, क्योंकि यहां पर जिसके पास 2 शेयर थे उसको 1 शेयर और मिल जाएगा ना, कुल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हो जाएंगे, 3। यहां पर भी जिसके पास 2 होंगे उसके वो 2 शेयर कैंसल आउट हो जाएंगे और उसको कितने शेयर मिल जाएंगे, 3। इज दैट क्लियर। तो अल्टीमेटली यहां पर शेयर की प्राइस कैसी आएंगी, सेम। आप इसको चाहो तो एग्जांपल से कर सकते हो, सपोज अभी ये शेयर की प्राइस कितनी डॉलर्स, $100, राइट। और आपके पास अगर जो 2 शेयर हैं तो उस पर 50% बोनस मिल जाएगा ना, वही प्राइस 3 शेयर में डिवाइड हो जाएगी, यानी शेयर की प्राइस 66.67 आ जाएगी। वैसे ही यहां पर आपके पास $100 के 2 शेयर थे, पर वो 2 शेयर स्प्लिट किस में हो गए, 3 में हो गए, तो अल्टीमेटली आपके शेयर की प्राइस सेम आएगी, है ना। ये बस ये मैंने वो एग्जैक्ट वो रेशियो बताया जहां पे सेम आता है। अगर यही दोस्तों 50 की जगह 60% बोनस होता तो इधर प्राइस अलग आती और इधर अलग आती। इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज व्हाट, शेयर रीपर्चेज, यानी कि वही बायबैक। बायबैक के केस में दोस्तों क्या होता है कि कंपनी अपने ही खुद के शेयर्स खरीदती है। क्या आप मुझे कुछ 1-2 रीजंस बता सकते हैं आखिर कंपनी ऐसा क्यों करती होगी। एक रीजन तो ये है कि हाँ, जब आप अपने, देखो क्या रहता है, जब मान लो आपके शेयर का भाव खूब गिर रहा है तो कंपनी क्या कर सकती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने शेयर में क्या कर सकती है, कंपनी शेयर बायबैक लेकर आ सकती है और बेसिकली बता सकती है कि सी आर वी आर द कंपनी इटसेल्फ, हम लोग कंपनी के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते, तुम लोग हमारा शेयर क्यों बेच रहे हैं, इतने कम में कर दिया तुम लोगों ने, बेच बेच के हमारा शेयर, चलो हमें हमारी कंपनी पर कॉन्फिडेंस है और वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं दैट वी आर रेडी टू बाय बैक आवर ओन शेयर एट अ हायर प्राइस, राइट। इससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी खुद ही खरीद रही है, तो कंपनी नोज मोर देन एनीबडी एल्स, राइट। ओके, दूसरा एक और कारण होता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो काफी अमीर इंसान होते हैं, और आपको पता होगा कि डिविडेंड पर जो टैक्स रेट लगता है वो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से, यानी जो आपका हाईएस्ट स्लैब है वहां पर लगता है। लेकिन बायबैक में क्या होता है, शेयर होल्डर्स अपने शेयर टेंडर करते हैं, किसको, कंपनी को देते हैं कि ये रखो हमारा शेयर और हमें दे दो पैसों, हमें दे दो पैसा, तो ये टेक्निकली कैपिटल गेन्स होता है, और कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट कम होता है। तो प्रमोटर क्या बोलेगा, मेरी कंपनी से मुझे ही पैसा बाहर निकालना है तो मैं डिविडेंड के फॉर्म में निकालूं तो ज्यादा टैक्स लेगी सरकार, मैं उसकी बजाय क्या कर लेता हूं, बायबैक प्रोग्राम लॉन्च करता हूं जिसमें मैं मेरे शेयर्स भी टेंडर कर दूंगा, लोगों के भी टेंडर हो जाएंगे, मुझे भी टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, लोगों को भी टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर की मार्जिनल टैक्स रेट ज्यादा है और आपके कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट कम है, वहां पर बायबैक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और उसका एग्जांपल है इंडिया, ठीक है। अभी अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स रेट्स बढ़ा दिए डिविडेंड्स पर एंड सो ऑन, तो फिर लोगों ने, कंपनीज ने बायबैक रूट अपनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, और जो आप 1-2 कारण बता रहे थे, इससे हमारा डेट इक्विटी रेशियो कम या ज्यादा जो भी हमें करना वो हम इफेक्ट दे सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इक्विटी का बेस आपका कम हो जाएगा, राइट। दोस्तों एक और कारण होता है बायबैक लाने का, वो ये है कि अगर आपने इसॉप्स दे रखे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस अगर आपने दे रखे और उन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिए, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ जाएंगे। उसे वापस से कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शेयर्स बायबैक कर सकते, बस बायबैक कर लो और क्या, बायबैक करके रख लो आप अपनी ट्रेजरी में। हाँ ओके दोस्तों, ये थे किससे रिलेटेड पॉइंट्स, हमारे डिविडेंड से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स, है ना। अब मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और वो क्वेश्चंस भले हम अपने नोट्स में सर्च मत करना, थोड़े जंबल्ड अप होंगे, आप तो सीधे स्क्रीन पर देखो और स्क्रीन पे ही आंसर दे देना। ओके, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, सिलेक्टेड व्यू जो मुझे पता है कि जिनमें कुछ क्वालिटी है वो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, सी आ रहा है, सी नहीं आएगा,
ओके देखें, वही मैंने कहा मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। An analyst estimates a value of $45 for a stock with a market price of कितने डॉलर, $50। यानी एनालिस्ट का वैल्यूएशन कितने पर बैठ रहा है, 45। मतलब एनालिस्ट का वैल्यूएशन बैठ रहा है, मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, फेयर वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू है। और शेयर बाजार में जो शेयर का भाव चल रहा है वो कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। मतलब शेयर कैसा है, ओवर वैल्यूड। ओके, the analyst is most likely to conclude that a stock is overvalued। हाँ तो वो तो उन्होंने ही बता दिया कि हाँ ये ओवरवैल्यूड है। इफ मतलब कारण क्या है, if few analysts follow the stock and the analyst has less confidence। नहीं, बंदे का अगर कॉन्फिडेंस ही कम है तो बोलेगा मेरा जो वैल्यूएशन है आई डोंट ट्रस्ट। इनफैक्ट शेयर मार्केट में इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस आ रहा है वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। इज दैट क्लियर? यानी ये तो मैंने बोला ही था ना, भाव भगवान से। मतलब अगर आप अपना वैल्यूएशन नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि जो भाव छपा हुआ है ना वही फेयर वैल्यूएशन है, सही है, ठीक है। यानी पहला वाला तो पक्का बाबा नहीं है। ओके, अब आप क्या बोल रहे थे, सी एक बार देख लेते हैं। Stock analyst is most likely to conclude that a stock is overvalued if many analysts follow the stock and the analyst is confident in his model inputs। और ऊपर क्या लिखा है, few analysts follow the stock and the analyst is confident in his model input। यानी इन दोनों में कॉमन क्या है कि बंदा कॉन्फिडेंट है। अब यहां कम लोग फॉलो कर रहे हो और यहां ज्यादा लोग, तो सिंपल सी बात है, आप कॉन्फिडेंट तो एक बात अलग है, पर सामने अगर इतने सारे लोग हैं तो वो कोई ऐसे हलवे थोड़ी ना है। तो फिर इस केस में आप क्या बोलोगे, नहीं यार शायद मैं ही गलत हो सकता हूं क्योंकि इतने सारे लोगों की ओपिनियन गलत नहीं है। लेकिन हाँ अगर कम लोग फॉलो कर रहे हो और मैं कॉन्फिडेंट हूँ बॉस शेयर ओवर वैल्यूड है, कम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फ्यू एनालिस्ट फॉलो करेंगे ना तब आपका आपके मॉडल पर ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, आईटीसी हुआ, इन्फोसिस हुआ, इनमें अगर आपने रिसर्च कर भी ली तो हाथ कुछ खास नहीं लगना, क्योंकि इतनी पूरी दुनिया की नजरें उनके ऊपर है तो वो गलत हो ही नहीं सकते, राइट। ओके, अब इसके बाद दोस्तों थर्ड वाला अपन करेंगे। है ना, सी वाला आ जाएगा, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया था यहां पर, ये आ जाएगा आंसर सी वाला, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब दोस्तों जब हम यहां पर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी वैल्यूएशन की बातचीत कर रहे हैं तो हमने डिविडेंड बेस्ड मॉडल तो देख लिए। ओके, हम चाहें तो अब भी मतलब ऐसे 2 मिनट के अंदर ही डिस्कस कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। और मुझे नहीं लगता मुझे सिखाना पड़ेगा दैट हाउ टू वैल्यू अ प्रेफर्ड स्टॉक। इक्विटी स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होता है, उस इक्विटी शेयर कॉमन इक्विटी पर मिलने वाले फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू। वैसे ही प्रेफर्ड स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा, उस प्रेफर्ड स्टॉक पर मिलने वाले सारे के सारे फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू। अब इक्विटी के केस में तो डिविडेंड बढ़ता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, कभी ज्यादा ग्रोथ कभी कम ग्रोथ, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमेशा ही फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। सपोज करो कि $100 की फेस वैल्यू है और 8% है रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि हम एज एन एनालिस्ट क्या एस्टिमेट करेंगे कि अब ये कंपनी हर साल $88 का डिविडेंड देगी और देती ही चली जाएगी। द अजम्पशन इसकी प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ भी कैसी होती है, परपैचुअल। और हम यहां पर अब जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या वो ग्रोइंग परपैचुइटी वाला लग गया, सिंपल वो परपैचुइटी वाला फॉर्मूला, यानी A/R। यानी कि दोस्तों प्रेफर्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, प्रेफर्ड स्टॉक की आज की कीमत क्या होगी, जितना प्रेफर्ड डिविडेंड है डिवाइडेड बाय योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन दैट इन्वेस्टमेंट। जनरली जो प्रेफर्ड स्टॉक से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो इक्विटी के बराबर होगा, उससे तो पक्का कम ही होगा, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो यही चीज वो यहां पर आपको प्रेफर्ड स्टॉक के वैल्यूएशन में नजर आ जाएगी। तो प्रेफर्ड स्टॉक का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यू है टुडे वो होती है डिविडेंड जो प्रेफर्ड स्टॉक देगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसके बाद हम गॉर्डन्स मॉडल तो पढ़ ही चुके हैं। वैसे गॉर्डन्स, इसको गॉर्डन्स मॉडल भी कहते हैं, वो जो सारे डिविडेंड वाले पढ़े थे ना सब गॉर्डन्स हैं वो। मतलब प्लीज ये मत समझना कि ये अकेला गॉर्डन्स है, ये गॉर्डन्स, ये भी गॉर्डन्स नहीं प्रपोज किया है क्या, मल्टी स्टेज भी गॉर्डन्स है,
ये जो ग्रोइंग परपेचुइटी ये भी गॉर्डेंस है, और ये जो कांस्टेंट डिविडेंड है ना ये भी, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू गॉर्डेंस। ठीक है, जो भी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसे हम गॉर्डेंस मॉडल भी कहते हैं, उसे हम गॉर्डेंस ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, इसके बाद एक और यहां पर छोटा सा डिस्कशन है, एंड दैट इज रिलेटेड टू what are the assumptions of Gordon's growth model? क्या क्या assumption है? Dividends are the appropriate measure of shareholder wealth, यानी dividend से हम shareholder की wealth measure कर सकते हैं, माना गया है। कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट मानी गई है, और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक भी कांस्टेंट माना गया है। दिस आर नेवर एक्सपेक्टेड टू चेंज। KE मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रोथ, इफ नॉट द मैथ विल नॉट वर्क, और वो लॉजिकली भी करेक्ट असम्पशन है, हमने इसे डिस्कस कर लिया है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही खास पॉइंट है, जब भी आप गॉर्डेंस मॉडल रियल लाइफ में लगाओगे ना, तो मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज करो कि इंडिया में एक कंपनी है बजाज फाइनेंस, और अब आप बजाज फाइनेंस के शेयर का वैल्यूएशन कर रहे हो V0, वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G से। ठीक है, ओके, 2 मिनट के लिए लेट्स मेक एन असम्पशन कि बजाज फाइनेंस का जो D1 रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? $40, राइट। सपोज करें कि बजाज फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 14% है। बजाज फाइनेंस के शेयर में पैसा लगाएंगे, 14% रिटर्न चाहिए। ओके दोस्तों, बजाज फाइनेंस की ग्रोथ रेट कितनी है? सपोज 12%। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर वैल्यूएशन कितना आ रहा है शेयर्स का? 2000। ये 2000 ही आ रहा है, एक बार चेक कर लो ना यार, 2000। ठीक है, टू 2000 आ रहा है। ओके, है ना। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस जो काम करती है वैसा ही काम उनके कॉम्पिटिटर्स ने करना बस शुरू किया है, राइट। पर बजाज फाइनेंस तो इतनी बड़ी कंपनी है, ओके, बट फिर भी अब जब कॉम्पिटिटर्स आए हैं तो कुछ हंगामा तो करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा नहीं, बस बजाज फाइनेंस की ग्रोथ रेट सिर्फ 2% से कम हो जाए। कितने से? अभी 12% है, 12 की जगह कितनी हो जाएगी? 10%। आप मुझे बताइए न्यू वैल्यू ऑफ बजाज फाइनेंस कैसे निकालेंगे? हाँ, ओके, कितना आता है दोस्तों ये? अरे बाप रे, वो 2000 का शेयर गिरकर किस पर आ जाएगा? सिर्फ कितनी सी ग्रोथ रेट गिरी इसकी, इतनी बड़ी सजा? 2% ग्रोथ रेट गिरी है यार। हाँ, कितनी थी पहले? 12% थी ग्रोथ रेट, सिर्फ कितनी हुई है? ऐसा नहीं कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर जा रही है, अभी भी कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन सिर्फ 2% ग्रोथ के कम होने की सजा क्या है? शेयर का प्राइस का क्रैश होना। किससे? 50%, है ना, आधा ही हो गया शेयर। ओके, तो दोस्तों जब ग्रोथ कंपनीज होती है और आप उनका वैल्यूएशन अगर इस मॉडल से करते हो ना, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ग्रोथ रेट को लेकर। मतलब इतना ये तो मैं तो बोलूंगा ना, इतना से ही चेंज है, 14 की जगह 12 की जगह 10 से ग्रो हो रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन जब ग्रोथ रेट थोड़ी सी भी चेंज होती है तो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, और इसीलिए ये कारण है कि शेयर मार्केट में जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो हाई पी रेशियो पर चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी ग्रोथ दिखाई तो प्राइस ऐसे जंप करती। अरे देखो ना, जैसे अगर वो पहले 10% से ग्रो कर रहे थे और उन्होंने अब क्या बोला, नहीं नहीं अब तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? 12%, ये शेयर शूट अप कर जाएगा। तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनके पीई रेशियोज ज्यादा चलते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है वैल्यूएशन मॉडल किसको लेकर? ग्रोथ को लेकर। और थोड़ी सी भी ग्रोथ रेट कम हुई, यानी जो ग्रोथ कंपनीज है ना, कभी भी अगर ये हल्का फुल्का भी इनके एस्टिमेट्स मिस कर देती है ना, रिजल्ट एस्टिमेट्स मिस करती है, इनके शेयर ऐसे क्रैश हो जाते हैं। एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन। आप मुझे बताइए, अमेरिका में टेस्ला हाई ग्रोथ कंपनी है, और शेयर कैसे क्रैश करे थे? नहीं मालूम, ओके। और क्रैश करने से पहले कैसे रॉकेट की तरह बढ़े थे? तो जो ग्रोथ कंपनीज होती है वो रॉकेट होती है, वो रॉकेट हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी चल जाए और नीचे भी आ जाए। इज दैट क्लियर? है ना, ओके। या फिर अडानी जैसे आप इंडिया में एग्जांपल देने की, वो हाई ग्रोथ था, और हाई ग्रोथ से जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान से ड्रॉप करे कि नहीं करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइस ऐसे क्रैश हो जाता है, राइट। दोस्तों ये जो मॉडल है ये केई को लेकर भी बहुत सेंसिटिव है। दोस्तों हम केई कैसे निकालते हैं? आज आखिरी बार बता दो मुझे, हम केई कैसे निकालते हैं? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ।
अगर दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ाएंगी तो आपका आरएफ बढ़ जाएगा और उससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा ना, वैल्यूएशन गिरेगा। इज दैट क्लियर? मतलब इस क्वेश्चन में अगर यहां पर हम पहले हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी सपोज कितना था 14%, और अब अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां पर कितना कर देंगे 16%, गया बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगा, है ना। मतलब अच्छा ही खासा ये नीचे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इतना सेंसिटिव होता है ये मॉडल केई को लेकर, और तो फिर ये यूज नहीं आएगा। नहीं, यूज तो है ना। नहीं, एक मिनट, ये तो और उल्टा आपकी आंखें खोल रहा है कि कितनी सेंसिटिव है शेयर मार्केट की दुनिया दो वेरिएबल्स को लेकर। एक तो केई और दूसरा जी, इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। दोस्तों तीसरी बात कि ये जो हम V0 निकाल रहे हैं, इसमें अगर केई बढ़ता है तो V0 गिरता है, जी बढ़ता है तो V0 बढ़ता है, और D1 बढ़ता है तो भी V0 बढ़ता है। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके बस एक गहरी बात है, वो ये है कि डिविडेंड कब बढ़ेगा? जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ेगा। पर जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाने की वजह से आपने डिविडेंड बढ़ाया तो आपका रिटेंशन रेशियो कम हो जाएगा, जिससे आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। अब ग्रोथ कम होने का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन डिविडेंड बढ़ने का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अब वो नेट नेट में कैसा इंपैक्ट जाएगा उसके पीछे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, बट अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि वो दोनों इंपैक्ट आएंगे, दोनों में से कभी डिविडेंड भारी पड़ेगा और कभी ग्रोथ भारी पड़ेगी। मतलब वो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कि अब क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे अकेला के ही चेंज होता ना, मैं क्लियर कट बोलता क्या इंपैक्ट आएगा। अकेला डिविडेंड चेंज होता मैं क्लियर कट बोलता क्या इंपैक्ट आएगा। अकेली ग्रोथ रेट चेंज होती मैं क्लियर कट बोलता। लेकिन डिविडेंड अगर डीपीआर की वजह से, नहीं डिविडेंड अपने आप में बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर डिविडेंड पे आउट, हाँ नेट इनकम बढ़ रही, तो अगर पर पे आउट रेशियो की वजह से बढ़ रहा है तो फिर दोनों इंपैक्ट आएंगे, और दोनों में से नेट इफेक्ट क्या आएगा गॉड नोस, वो करके देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। एस्टिमेटिंग द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स, कैसे हम एस्टिमेट करते हैं? सो वी कैन आइदर यूज द हिस्टोरिकल ग्रोथ, कि हिस्टोरिकली किस रेट पर ग्रो हुआ है हम उसे ही पकड़कर आगे एज्यूम कर लें, या फिर हम क्या कर लें मीडियन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट ले लें, और या फिर हम क्या कैलकुलेट कर लें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। और वो कैसे कैलकुलेट करना दोस्तों, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। ओके अब दोस्तों एक और सिचुएशन आपके सामने रियल लाइफ में आ सकती है, और वो ये है कि कंपनी ना अभी थोड़ी सी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चल रही है, जिसकी वजह से अभी 1-2 साल तक डिविडेंड नहीं दे पाएगी। अपने इंडियन सिनेरियो में मान के चलो वोडाफोन आइडिया भी थोड़ी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चल रही, तो उनका कहना है थोड़ा सा हमें कम बैक करने दो, इसलिए हम अगले 3 साल तक आपको डिविडेंड नहीं देंगे। फोर्थ ईयर से हम आपको डिविडेंड देना शुरू करेंगे, और फिर फोर्थ ईयर से वो डिविडेंड आगे ग्रो होता चला जाएगा। तो इस केस में वैल्यूएशन करते वक्त आप यहां खड़े हो जीरोथ टाइम पीरियड पर, D1 कुछ भी मिल रहा है क्या? नहीं। D2 कुछ भी मिल रहा है क्या? नहीं। D3 कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहला डिविडेंड ही कम नसीब होगा चौथे साल में, D4। तो आप जो वैल्यूएशन कर पाओगे वो P4 का वैल्यूएशन कर पाओगे, P3 निकल जाएगा। P3 क्योंकि D4 अपने पास है तो क्या निकलेगा P3। तो आप क्या करोगे D4 अपॉन के ई माइनस जी, ये क्या निकल जाएगा P3। और आप P3 को कहां लेकर आ जाओगे P0 पर, यानी P बोलो या V बोलो एक ही बात है ना, 3 साल आप पीछे लेकर आ जाओगे। तो ये हो जाएगा शेयर का वैल्यूएशन। अगर कंपनी किसी सिचुएशन में कुछ साल तक डिविडेंड नहीं दे पा रही, मेनली 2 सिनेरियो बनते हैं, तो कंपनी की हालत खराब है, या फिर कंपनी के पास इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने सॉरी यार अगले 3 साल तक हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम सारी कमाई खुद ही रिटेन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके यार एक और बात है जो मैं बताने में डरता हूं, पर बता देता हूं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर जो ग्रोथ रेट लिखी जाती है, पक्का अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट होनी ही पड़ेगी, ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट होनी ही पड़ेगी ना। हाँ गहरी बात कर रहे हैं दोस्तों हम, बहुत कम लोगों को दुनिया में बात पता है। यहां जो ग्रोथ रेट है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट ईयर तक एक जैसी ग्रोथ रेट रहनी चाहिए। यस और नो? यस। दूसरा ऑप्शन तो सुन लेते हैं। यहां जो ग्रोथ रेट है वो फर्स्ट ईयर से इनफाइनाइट तक कांस्टेंट होनी चाहिए। दोनों में से कौन सा वाला वर्जन करेक्ट है इस ग्रोथ रेट को लेकर?
मतलब अरे यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए, तो कांस्टेंट भैया कब से कांस्टेंट ग्रोथ रेट, आज यानी जीरो ईयर से हमेशा हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ रेट, या फर्स्ट ईयर से हमेशा हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ रेट? जीरो ईयर से हमेशा हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ये मॉडल कहता भैया मैं क्या करूंगा जीरो से वन की ग्रोथ रेट का, नहीं मेरे मालिक मैं क्या करूंगा जीरो से वन की ग्रोथ रेट का, क्योंकि मेरा मालिक तो खुद ही मुझे डी1 लाकर दे रहा है। अरे जो मुझे लगा रहा हूं मेरा मालिक, तो मेरा मालिक तो खुद ही मुझे डी1 दे रहा है। तो मेरा मालिक इतना समझदार होगा ना कि जो भी ग्रोथ रेट होगी वो उसने इसमें इनकॉर्पोरेट कर ली, और क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे डी1 दिया है तो मैं पीछे मुड़कर क्यों देखूं क्या है ग्रोथ रेट, मैं तो डी1 उठाऊंगा और आगे ग्रोथ को स्ट्रेच कर दूंगा। इसका सरल शब्दों में ये मतलब हुआ कि कल को यहां पर अगर ग्रोथ रेट है 10% और अब आगे हमेशा हमेशा ग्रोथ रेट है 2%, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आप P1 कैलकुलेट करो और फिर पीछे लाओ। आप खड़े खड़े यहां पर खड़े खड़े V0 कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि D1 लिखते वक्त आप ऑलरेडी 10% की ग्रोथ D1 में ही इनकॉर्पोरेट कर चुके होंगे। और अब ये फॉर्मूला पूछता ही नहीं कि मालिक पुरानी क्या ग्रोथ, मालिक समझदार है, मालिक ने ग्रोथ रेट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी, मैंने बस ये D1 उठाना और आगे बढ़ा देना है, और अभी एक ही रेट से जा रहा है ना, जान दो। इज दैट क्लियर? यानी इस फॉर्मूला में जो ग्रोथ रेट डलती है वो जीरो टू इनफाइनाइट कांस्टेंट होना ये कंडीशन है, या वन टू इनफाइनाइट कांस्टेंट होना ये कंडीशन। समझ? चलिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर समझा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में। एक आखिरी डिस्कशन दोस्तों आपको और मुझको करना है, वो ये है कि आखिर गॉर्डन्स मॉडल कब लगाया जाता है, मतलब कब एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत छोटा सा डिस्कशन है दोस्तों, गॉर्डन्स मॉडल का आखिर एप्लीकेबिलिटी कहां है और कहां नहीं है। ओके, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूजेस अ सिंगल कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, और इसलिए ये कब अप्रोप्रिएट है? इट इज अप्रोप्रिएट फॉर वैल्यूइंग स्टेबल एंड मैच्योर नॉन साइक्लिकल एंड डिविडेंड पेइंग फर्म्स। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पेइंग नहीं है तो उसका वैल्यूएशन ही गॉर्डन से नहीं हो सकता, राइट? ओके, दूसरी चीज, डिविडेंड पेइंग में भी हर डिविडेंड पेइंग फर्म का वैल्यूएशन गॉर्डन्स नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं फर्म्स का वैल्यूएशन गॉर्डन्स कर सकता है जिनका डिविडेंड एक पॉइंट के बाद जाकर किस रेट से ग्रो करे, कौन सा? भाई शुरुआत में स्लोली ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, इरेटिकली ग्रो कर रहा है, इरेटिकली यानी अनप्रेडिक्टेबल मैनर में, कभी बढ़ जा रहा है कभी कम, चलेगा, गॉर्डन मना नहीं कर रहा है, पर गॉर्डन बोल रहा है भैया एक पॉइंट पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट कांस्टेंट। तो मैं लगूंगा कैसे यार, वो इनफाइनाइट तक जाना है ना मुझे, तो एक पॉइंट पर आकर ग्रोथ रेट कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, तो गॉर्डन्स लग सकता है। उस पॉइंट के पहले पहले आपके डिविडेंड बढ़ रहे हो, कम हो रहे हो, बढ़ कम रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यानी गॉर्डन्स लगाने की क्या क्या कंडीशन है, कंपनी डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए, एक पॉइंट के बाद उसके डिविडेंड प्रेडिक्टेबल कांस्टेंट रेट से ग्रो होने चाहिए, राइट? कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देनी चाहिए, वो साइक्लिकल नहीं होनी चाहिए, कंपनी ग्रोथ फेज वाली ना होकर अगर स्टेबल और मैच्योर होगी तो ज्यादा सही होगा। हालांकि ग्रोथ फेज वालों को भी गॉर्डन्स हैंडल कर लेता है, फिर वो मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल लगाकर हैंडल करता है, राइट? दोस्तों यहां पर वन वेरिएंट ऑफ मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल एज्यूम्स दैट फर्म हैज हाउ मेनी स्टेजेस? हाँ, 3 स्टेजेस, जिसमें पहली स्टेज क्या है, ग्रोथ, दूसरी क्या है, ट्रांजिशन, और तीसरी क्या है, हाँ, मैच्योरिटी। इज दैट क्लियर? ओके, व्हेन अ फर्म डज नॉट पे डिविडेंड्स, बहुत काम की बात, कंपनी आज डिविडेंड दे रही है, दे ही नहीं रही है, दे ही नहीं रही, राइट? estimates of dividend payment some years in the future are highly speculative, यानी कि फिर जैसे वोडाफोन आइडिया ने आकर बोला कि हम 3 साल तो डिविडेंड नहीं देंगे बट हम 4th ईयर से आपको डिविडेंड देंगे, तो 4th ईयर में एग्जैक्टली वो डिविडेंड दे भी पाएंगे या नहीं, और देंगे तो आखिर कितना देंगे, ये बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव मैटर हो जाता है। तो फिर ऐसे केसेस में सजेस्ट किया जाता है कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर के डिविडेंड को प्रेडिक्ट हाँ
नहीं कर सकते हो तो फिर आपने कौन सा मॉडल लगा देना चाहिए, FCFE फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल लगाना चाहिए, राइट। पर ये तब तक ही लग सकता है जब तक कि फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी के अंदर भी आपको ग्रोथ रेट की जरूरत होती है, यहां पर ग्रोथ रेट एंड अर्निंग्स की जरूरत होती है। मान लो कि मैं तो फोरकास्ट ही नहीं कर पा रहा हूं कि ग्रोथ रेट एंड अर्निंग्स क्या होगी, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो दूसरे मॉडल्स हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों फ्री कैश फ्लो मॉडल क्या होता है, दूसरे मॉडल क्या होते हैं, ये जानने के लिए मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में। ओके।